देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा ठीक है, देखो आज हम लोग एकदम स्टार्टिंग से स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसका जो भी टॉपिक हो गया है, ठीक है, वो फिर से रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एकदम बेसिक, मतलब जिसको हम लोग ये वाला टॉपिक दैट इज, ये देखो, ये पीडीएफ शेयर कर देंगे, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, मतलब एकदम स्टार्टिंग में कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है नहीं होता है, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ से जो है हमें मैक्सिमम जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ जो है न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन होगा। तो हम अभी थोड़ा सा नोट्स लिखवाएंगे, क्योंकि जो भी तुम लोग बुक कोई फॉलो करो या जो भी है, उसमें बहुत ज्यादा लिखा हुआ रहता है, ठीक है। हमें एग्जाम पर्पस के लिए जो भी चाहिए वो हम एक बार लिखवा देते हैं, तो तुम लोग जरूर नोट डाउन करना। और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो मैथ से पढ़ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले लिखते हैं स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का वैसे मतलब क्या होता है, मतलब अभी यहाँ पर तुम लोग पढ़ेंगे ही बहुत सारा चीज। स्टैटिस्टिक्स वैसे क्या होता है, बोल सकते हो मैम स्टैटिस्टिक्स? চ্যাপ্টারের নামই স্ট্যাটিস্টিক্স ना, सब्जेक्ट नाम स्टैटिस्टिक्स, না चैप्टर नाम হচ্ছে চ্যাপ্টারটার নাম? डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। बोल सकते हो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? A set of numerical data that's used to define something. हाँ, मतलब ঠিক है, ये वाला सही है एकदम, यही चीज होता है স্ট্যাটিস্টিক্স। मतलब এটাকে যদি আমি বাংলায় বলি তাহলে এটাকে কি বলে, বাংলাতে জানো স্ট্যাটিস্টিক্স কে কি বলে, और हिंदी में पता है स्टैटिस्टिक्स को क्या बोलते हैं? बंगाली में से बोला जाता है परिसंख्यान, और हिंदी में से क्या बोलते हैं? हिंदी में कभी जब क्रिकेट अगर देखते हो तो मतलब जो वो वहां पर कमेंट्री होता है, वहां पर सुने हो क्या बोलते हैं? आंकड़े बोलते हैं ना, कि अभी जो आंकड़े है, मतलब जो है कि डेट, मतलब अगर हमें किसी चीज को बताना है, जैसे मान लो कोई भी एक प्लेयर कितना अच्छा खेला है, मतलब अगर वो बैट्समैन है तो उसका रन कितना है, अगर बॉलर है तो वो कितना विकेट ले चुका है अभी तक का, एवरेज रन, ये वो बहुत सारा चीज होता है। मुझे उतना नहीं पता है, जितना भी पता है हम बोल रहे हैं, तुम लोगों को अगर पता है तो रिलेट कर सकते हो। कि अगर कोई मतलब क्रिकेटर है तो उसका पूरा अगर डिटेल्स हम लोग कैलकुलेट, मतलब देखे, विकिपीडिया में जाओगे तो कोई भी क्रिकेटर्स का तुम लोग को मिल जाएगा कि उन्होंने अभी तक कितना रन किया है, कितने सारे मैचेस खेले हैं। तो मतलब ये सारा चीज जो है कुछ न्यूमेरिकल डेटा से हम लोग बता रहे हैं, ठीक है, कुछ डेटा से हम लोग बता रहे हैं, फिर उनका अभी तक का कर्व एनालिसिस कर रहे हैं कि कैसा है। या फिर मान लो सिर्फ क्रिकेट क्यों, जैसे मान लो कि हर बार वेदर रिपोर्ट, ठीक है, कि इस साल जो है बरसात अच्छा हुआ कि खराब हुआ, ठीक है। तो मतलब सूखा ज्यादा था, मतलब ड्रॉट ज्यादा था, या फिर जो है हेवी रेन हुआ, इस वजह से फ्लड हुआ। तो हर बार वेदर रिपोर्ट अलग अलग होता है कि किस बार ठंडा ज्यादा, जैसे ठंडे का मौसम ठंडा ज्यादा है, या फिर मान लो गर्मी बहुत ज्यादा जो है, टेम्परेचर हाई था। फिर उससे हम लोग चेक करते हैं कि लगातार कितने सालों में जो है हमारा वेदर कितना चेंज हुआ है, उससे हम लोग देख सकते हैं। मान लो हम लोग लास्ट 15-20 साल का पूरा डेटा कलेक्ट कर लिया वेदर का, फिर हम लोग ये देख सकते हैं कि 15-20 सालों में, क्योंकि हम लोगों ने इतना सारा चीजों को चेंजेस कर डाला, कि पेड़ वेड़ काट डाला, इतना सारा जो फैक्ट्री वगैरह घर वगैरह हम लोग बनाए ही जा रहे हैं, तो इससे हमारा वेदर का क्या जो हालत है वो क्या हुआ है, ठीक है। तो ये सब कैसे समझ सकते हैं, ये सब हम लोग स्टैटिस्टिकल डेटा, मतलब जो है कलेक्ट कर सकते हैं, कलेक्ट करके उसे एनालिसिस कर सकते हैं, उससे अलग अलग चीज बना सकते हैं, लाइक हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, यही सब चीज हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग ग्राफ वगैरह बना सकते हैं, जैसे तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर कितने तरह से हम लोग इंटरप्रिट कर सकते हैं, टेबल फॉर्मेट में इंटरप्रिट कर सकते हैं, ठीक है। टेबल फॉर्मेट में इंटरप्रिट कर सकते हैं, जैसे मान लो अगर यहाँ पर वेदर रिपोर्ट ही दिखाते हैं, ठीक है, वेदर रिपोर्ट फॉर लास्ट 10 years, ठीक है, 10 years कर देते हैं, देखते हैं मिल जाएगा, मिलना तो चाहिए।
वीक ही मिलता तो अच्छा होता। चलो देखते हैं यहाँ पर कुछ मिलता है क्या। ये देखो, जैसे कुछ डेटा हाई लो ह्यूमिडिटी क्या था, ये देखो ये टेबल फॉर्मेट हो गया, ये भी स्टैटिस्टिक्स है, ये टेबल फॉर्मेट बता रहा है हमें, ठीक है। अगर कोई ग्राफ वगैरह इससे बना हुआ नहीं है, अगर ग्राफ वगैरह बना हुआ रहता है तो वो भी देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सब होता है स्टैटिस्टिकल प्रेजेंटेशन। तो जो भी हो, तो देखो यहाँ पर हम लोग अभी स्टैटिस्टिक्स को, इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर ब्रांच ऑफ मैथ, ठीक है। ये मैथ का ही एक ब्रांच है। पहला पॉइंट है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथ। या फिर जैसे होता है ना कि कितने लिटरेट लोग हैं, ठीक है। कोई एक स्टेट में हो सकता है, कोई एक मतलब कंट्री में हो सकता है, पूरे वर्ल्ड में हो सकता है। कितने लोग, जैसे क्या बोल सकते हैं, जैसे और भी मेल फीमेल रेशियोज क्या है, ठीक है। कितने मेल है कितने फीमेल, ये सब जो सेंसस वगैरह होता है, ये सभी स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। ये सारे के सारे चीज ही स्टैटिस्टिक्स है। गुड मॉर्निंग साहिल। गुड मॉर्निंग साहिल। आवाज नहीं जा रहा है मेरा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो ये ब्रांच ऑफ मैथ है जैसे कि मैंने बोला, और इसको हम लोग यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हो जाएगा सिंगुलर सेंस में, सिंगुलर सेंस, ठीक है। और एक हो जाएगा हम लोग का प्लूरल सेंस, ठीक है। ये सब तुम लोग लिख लो, क्योंकि बाद में ये मैट में से जो इतना सारा चीज रहेगा, तुम लोग खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे एग्जाम टाइम में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसीलिए हम बोल रहे हैं, देखो हम लिख रहे हैं तो मतलब तुम लोग को लिखना है, ठीक है। तो सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस में हम लोग स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये स्टडी पर्पस के लिए, ठीक है। तो सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखते फिर समझा देते हैं। साइंटिफिक मेथड, ये एक साइंटिफिक मेथड है, ठीक है, दैट इज यूज्ड फॉर कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में कुछ भी हमें प्रेजेंट करना है ना, हमारे पास कुछ डेटा होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास कुछ डेटा होना चाहिए, तभी हम लोग उसको स्टैटिस्टिकल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इसीलिए स्टैटिस्टिक्स को, जैसे मैंने बोला कि उसे आंकड़े बोला जाता है हिंदी में, और बांग्लाते যেটাকে পরিসংখ্যান बोले। तो साइंटिफिक मेथड है एक, ठीक है, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा। डेटा को कलेक्ट करने के लिए, कलेक्टेड डेटा को एनालाइज करने के लिए, फिर उसे किसी तरह से प्रेजेंट करने के लिए। जैसे एक टेबल फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन हो सकता है, ग्राफिकल फॉर्मेट में प्रेजेंटेशन हो सकता है। जैसे तुम लोग इकोनॉमिक्स में डिमांड का जो है कर्व वगैरह देखते हो, मतलब कर्विक फॉर्म में भी हम लोग इसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करेगा कि हम लोग कितने तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारा चीज ही यहाँ पर हमें कवर करना है। इसीलिए ये बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर यूज्ड टू ड्रॉ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ये इन्फ्रेंसेस का मतलब क्या होता है, कंक्लूजन। जैसे तुम लोग कुछ भी मतलब चैप्टर पढ़ते हो या कोई स्टोरी पढ़ते हो या कोई मूवी देखते हो, तो उसका एक कंक्लूजन निकल के आता है ना कि हाँ ये चीज इस चीज पे बेस्ड था, ठीक है। जैसे आजकल वेब सीरीज वगैरह, तो उसका भी तो एक कंक्लूजन होता है कि ओवरऑल क्या मैसेज दे रहा है। तो ये होता है कि कंक्लूजन का मतलब जो है वो ओवरऑल हमें क्या मैसेज मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर वेदर का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वहां से बोल सकते हैं कि ज्यादा इस बार मतलब रेन, हेवी रेन हुआ, या फिर ज्यादा ड्रॉट था, या फिर टेम्परेचर ठीक ठाक था, या फिर ठंडा ज्यादा था। तो ये सब हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्फ्रेंसेस का मतलब होता है, इन्फ्रेंसेस मीन्स कंक्लूजन reached on the basis of evidence and reasoning। तो कंक्लूजन, इन्फ्रेंसेस का मतलब कंक्लूजन होता है, पहले डेटा को कलेक्ट करेंगे, उसे एनालिसिस करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है।
और यही सारा चीज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो तुम लोग को पढ़ना क्या है, तुम लोगों को ये सारी चीजों को पढ़ना है। तुम लोग को डेटा कैसे कलेक्ट करना चाहिए वो पढ़ना पड़ेगा, फिर उसे कैसे एनालिसिस करो वो पढ़ना पड़ेगा, और कैसे प्रेजेंट करोगे वो पढ़ना पड़ेगा। अभी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कलेक्ट कैसे होता है और प्रेजेंट कैसे होता है, एनालिसिस कैसे होता है, अलग अलग टूल्स और टेक्निक्स। जैसे तुम लोग को पता है मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। ये मीन तो सुने ही होगे, एवरेज, एवरेज जो है वो एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक ही है एनालाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये एनालाइजिंग कैसे होगा ये हम लोग बाकी पूरे स्टैटिस्टिक्स में वही पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे कैसे डेटा कलेक्ट किया जाता है और उसे कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एनालिसिस हम लोग बाकी चैप्टर्स में पढ़ते हैं। और स्टैटिस्टिक्स एक साथ इसे यही 3 पार्ट में हम लोग बोल सकते हैं। फिर उससे हम लोग को इन्फेरेंस ड्रॉ करना पड़ेगा जिसका मतलब कंक्लूजन होता है। और ये कंक्लूजन पे हम लोग आ कैसे सकते हैं, मतलब हम लोग बोलते हैं ना इस कंक्लूजन में तुम कैसे आ गए, तो कंक्लूजन का मतलब होता है कि जो एविडेंसेस हमें मिला, जो रीजंस हमें दिखे, उसके हिसाब से हम लोगों ने इन्फ्रेंसेस ड्रॉ किया। ऐसे ही नहीं कर सकते, हमें सोच के समझ के जो एनालिसिस करके रीजन एविडेंस वगैरह देख के हम लोग कंक्लूजन में आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर इसी के साथ मैम एक एक हाँ बोलो। স্ট্যাটিস্টিক্যালস ইনফারেন্সেস ওটা ইনফ্লুয়েন্সেস, INF, ও আচ্ছা বানানটা ভুল লিখেছি, এইখানটায় ভুল লিখে দিয়েছি, ওপরে ঠিক লিখেছি। INFERENCES, এখানে ঠিক আছে, এখানে আগে পিছে হয়ে গেছে। আচ্ছা, আফটার অ্যাপ্লাইং statistical method, we have arrived at a conclusion in that in we have arrived at a conclusion that in last 5 years a company's growth is how much, ठीक है। तो देखो आफ्टर अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल मेथड, अगर हम लोग कोई कंपनी के 5 इयर्स का ग्रोथ को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हम लोग कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल दिया है कि आफ्टर अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल मेथड वी हैव अराइव्ड एट ए कंक्लूजन दैट इन लास्ट 5 इयर्स ए कंपनीज ग्रोथ इज हाउ मच। या फिर तुम लोग कुछ और भी एग्जांपल लिख सकते हो कि वेदर कैसा है, या फिर कितने लोग लिटरेट है, तो ये भी हम लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी एग्जाम्पल लगता है तुम लोग कर सकते हो, या फिर कोई भी क्रिकेटर का कोई गेम है उसका नाम देके लिख सकते हो कि ये क्रिकेटर का जो है इस बार का जो परफॉर्मेंस ग्रोथ कैसा है, वो भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का स्टैटिस्टिकल इन सिंगुलर सेंस जो हमें पढ़ना है, ठीक है। ये सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स एक प्रोसेस भी है और एक सब्जेक्ट भी है, ठीक है। ये ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स जो पढ़ाया जाता है वो सिंगुलर सेंस में ही ऑलवेज पढ़ाया जाता है। सिंगुलर सेंस में मतलब इसे एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, और पूरा का पूरा प्रोसेस ही ये है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का मतलब ही होता है कि कुछ डेटा कलेक्ट करके उससे कि जिस रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट किया है उस मैटर को एनालाइज करके उसको प्रेजेंट करना। तो दैट इज द प्रोसेस, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग। तो ये हो जाता है प्रोसेस, और यही हमारा सब्जेक्ट होता है। मतलब स्टैटिस्टिक्स को एज ए सब्जेक्ट पढ़ना है तो सिंगुलर सेंस में ही पढ़ना चाहिए। और प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, देखो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा डेटा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव कलेक्टेड टू डू statistical analysis, ठीक है।
ये क्या लिखा है मैंने, देखो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स कितना सारा चीज हमें डिराइव कर सकता है। प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है डेटा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव कलेक्टेड टू डू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मतलब ओनली कलेक्शन, ठीक है, नॉट एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग। प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है डेटा का कलेक्ट करना, ठीक है। तो डेटा को कलेक्ट तो कर सकते हैं, अब डेटा कितने तरह का होगा ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने लिख रखा है, फिर भी लिख लो, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब तो पता है कि जो क्वांटिटी में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मान लो वेदर टेम्परेचर, जैसे 55 डिग्री हो गया, काफी ज्यादा गर्मी है, ठीक है, कहीं पर माइनस में चला गया, मतलब ठंड है, बर्फबारी हो रहा है, तो ये होता है क्वांटिटेटिव, ठीक है। या फिर मान लो कहीं पर हम लोग ये देख रहे हैं कि कितने मेल में कितने फीमेल है, 1000 मेल में 990 फीमेल है, तो ये हो गया क्वांटिटेटिव। लेकिन क्वालिटेटिव क्या होता है? क्वालिटेटिव का मतलब होता है किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव, ठीक है। जैसे कोई गुड है, कोई बैड है, कोई बेटर है, कोई बेस्ट है, ठीक है, तो ये होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटी के हिसाब से जब हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, लेकिन उसको भी हमें क्वांटिटी में ही ट्रांसफर करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग क्वालिटेटिव से लोगों को मेन जो है प्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे हम बोले वो बहुत अच्छा है, ठीक है, अब इस चीज को कैसे हम डिफाइन करें, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्यों है, उसको डिफाइन करने के लिए एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स बोल रहा है आप क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट कर सकते हो, बट आपको अगर उसको किसी को समझाना है तो आपको उसको क्वांटिटी में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है, और वो कैसे होगा वो भी हम लोग सीखेंगे। तो प्लूरल सेंस में डेटा कलेक्ट करना ही मेनली स्टैटिस्टिक्स होता है, और डेटा में हम लोग क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर डेटा कलेक्टिंग के अलावा बाकी चीज भी होता है, मतलब यहाँ पर ये चीज तो होगा ही, उसके साथ साथ एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग भी होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। बेस्ड ऑन क्रिकेट मैच स्टैटिस्टिक्स ऑफ दिस स्टेडियम चेजिंग टीम विंस मोस्ट, ठीक है। तो क्या लिखा है, देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है कि बेस्ड ऑन क्रिकेट मैच स्टैटिस्टिक्स ऑफ द स्टेडियम, कोई एक स्टेडियम में, जो मतलब स्टेडियम जहां पर मैच वगैरह होता है, तो कोई पर्टिकुलर स्टेडियम का एक स्टैटिस्टिक्स लिया गया है कि यहाँ पर जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं वहां पर जो चेजिंग टीम होता है वही मैक्सिमम टाइम विन करता है, ठीक है, मतलब ये जस्ट एक डेटा कलेक्ट किया है। तो ये कैसा डेटा है, हम लोग कैसे काउंट करेंगे, क्वांटिटी में काउंट करेंगे कि चेजिंग टीम जो है वो बार बार जीत रहा है, मतलब चेजिंग टीम हर बार कौन होता है, ठीक है, और चेजिंग टीम जो है वो जीत रहा है, वो हम लोग एनालिसिस करके देख सकते हैं कि कौन जीत रहा है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल लिया है, कि तुम लोग कुछ और भी दे सकते हो, ठीक है, मैंने अपने हिसाब से एक एग्जांपल लिया है। अच्छा, तो ये चीज हमें पढ़ना पड़ता है कि सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या होता है एंड प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। और प्लूरल सेंस में जैसे ये मैंने प्रोसेस और सब्जेक्ट लिखा है, इसमें तुम लोग लिख सकते हो एनी डेटा कलेक्शन, ठीक है, एनी डेटा। प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स डिफाइन ओनली डेटा, ठीक है, डेटा के बारे में बताता है, डेटा को कलेक्ट करने के बारे में बताता है, एनालिसिस या प्रेजेंटेशन के बारे में नहीं बताता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, ये सब जो है हमें एमसीक्यूज के लिए चाहिए होता है, इसलिए हम लिखवा देते हैं। लैटिन लैंग्वेज में स्टैटिस्टिक्स को क्या बोला जाता है, ठीक है, लैटिन में, इटालियन में, क्योंकि ये सब एमसीक्यू में रहता है, ठीक है, जर्मन में और फ्रेंच। तो देखो लैटिन में इसे बोला जाता है इस तरह से, STATUS, ठीक है, स्टेटस, ठीक है, यहाँ पर लैटिन में बोला जाता है स्टैटिस्टा, ठीक है, स्टैटिस्टा। और जर्मन में बोला जाता है स्टैटिस्टिक, TIC, स्टैटिस्टिक। और फ्रेंच में बोला जाता है स्टैटिस्टिक, टिक, लेकिन इनका टिक का स्पेलिंग कुछ ऐसा होता है, नॉर्मली हम लोग तो यही वाला यूज करते हैं, स्टैटिस्टिक्स,
ठीक है। तो हम लोग जर्मन वाला यूज कर रहे हैं यहाँ पर, जो हमें जैसे जहां पर यूज करने के लिए दिया गया है। ये फिर मैंने लिखा क्यों, ये इसलिए लिखा क्योंकि एमसीक्यू आता है तो मैंने लिखवा दिया। तो ये पॉइंट तुम लोग को ध्यान में रखना है जब एमसीक्यू आएगा। जैसे मान लो लैटिन में क्या बोला जाता है, इटालियन में, तो जो भी नॉर्मली चार ये पॉपुलर है ये आता है, तो ये तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एमसीक्यू जब करेंगे ना प्रैक्टिस के लिए, तब देखना यही सारा क्वेश्चंस रहेगा। तो ये हो गया हम लोग का सेकेंड पॉइंट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमें क्या याद रखना पड़ेगा, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स कहां पर मिला था, ठीक है। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स कौन से बुक में मिला था, पब्लिकेशंस, ठीक है। कौन से बुक में मिला था, तो तुम लोग सभी को पता है कि इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स है वो कौन लिखे थे, ठीक है। सबसे पहले इंडिया में इकोनॉमिक्स के बारे में किसने लिखा था, बोल सकते हो, सबको पता है। इकोनॉमिक्स का जो है कंसेप्ट, जिसको अर्थनीति बोलते हैं ना, वो इंडिया में सबसे पहले उस पे बुक किसने लिखा था, बोल सकते हो। मैम चाणक्य। हाँ, चाणक्य, यानी कौटिल्य, ठीक है। उनका बुक का नाम बता सकते हो जिस बुक में ऑन दैट मोमेंट का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम लिखा हुआ था। अर्थशास्त्र है ना, अर्थशास्त्र होता है, ठीक है। तो सबसे पहला इकोनॉमिक्स का डेटा जो है वो कौटिल्य या चाणक्य, है ना, दोनों नाम होता है उनका, कौटिल्य अर्थशास्त्र, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, ये एक पॉइंट ये आ सकता है एमसीक्यू में। अच्छा, और जो है हमें स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड एग्रीकल्चर के ऊपर मिल जाएगा, एग्रीकल्चर के ऊपर मिल जाएगा हमें। अबू फैजल जो है, अबू फैजल बोल के एक राइटर है, ठीक है। उन्होंने लिखा था एनी अकबरी, ठीक है। एनी अकबरी में हमें एग्रीकल्चर के बारे में मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये छोटा छोटा पॉइंट आता है इसीलिए हम याद रखना है, इसीलिए लिखवा रहे हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स रिकॉर्ड्स ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का स्टैटिस्टिक्स ये मिलता है हमें इन एनी अकबरी। और जो लिखे थे उनका नाम है, ऑथर का नाम है अबू फैजल, ठीक है ये। अच्छा, अब सबसे पहला सेंसस कहां पर हुआ था, ठीक है। अभी तो हर कंट्री में ही सेंसस होता है, सबसे पहला सेंसस हुआ था इजिप्ट में, ठीक है। सेंसस का मतलब है कि पॉपुलेशन का काउंटिंग करना। तो सबसे पहला सेंसस हुआ था, सेंसस का मतलब होता है काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन इन 10 years गैप, ये इंडिया में होता है, ठीक है। 10 years गैप में जो है पॉपुलेशन का काउंटिंग किया जाता है। और सबसे फर्स्ट सेंसस जो है वो कहाँ देखा गया था, वो देखा गया था इजिप्ट में। फर्स्ट एवर सेंसस डन इन इजिप्ट 300 years BC टू 2000 BC, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इस टाइम पीरियड पे देखा गया था, ठीक है। अगर इस तरह का कुछ भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो इससे तुम लोग कर सकते हो। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब फिर से स्टैटिस्टिक्स में आ जाते हैं, ये कुछ छोटा छोटा पॉइंट लिखवा दिया, हिस्टोरिकल जैसा लग रहा होगा लेकिन इससे क्वेश्चन आ जाता है इसलिए लिखवा दिया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, एक तो तुम लोग जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो वहां पर तुम लोग को दिखता होगा कि स्टैटिस्टिक्स अप्लाई होता है। जैसे तुम लोग अगर डिमांड जो भी पढ़ते हो, ठीक है, हर एक चीज का तुम लोग देखते हो कि वहां पर प्रेजेंटेशन है, ग्राफ है, ठीक है, एवरेज मैम का। हाँ, 300 year BC टू 2000 BC। ओके मैम। तो देखो, इकोनॉमिक्स, एक तो तुम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो वहां पर देख सकते हो, ठीक है। इकोनॉमिक्स में
स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन होता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में किस तरह से कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में देखो यहाँ पर लिखते हैं पहले टाइम सीरीज, समझाते हैं, ये सारा चीजें बताएंगे क्या होता है। टाइम सीरीज एनालिसिस, ठीक है, टाइम सीरीज एनालिसिस ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है। हम लोग टाइम सीरीज एनालिसिस कर सकते हैं, करके क्या बता सकते हैं पता है। टाइम सीरीज एनालिसिस का मतलब जैसे मान लो कि कोई भी एक शेयर ले लेते हैं, जैसे अदानी का शेयर ले लेते हैं, ठीक है, अदानी विल्मर, ठीक है। देखो ये जो है इनका ये जैसे मान लो 1 साल, ठीक है, 1 साल में इनका शेयर का परफॉर्मेंस देखो, ठीक है, 1 साल में इनका शेयर का परफॉर्मेंस, ये क्या है, ये एक ग्राफ में बता रखा है, ठीक है। अब ये स्टैटिस्टिकल प्रेजेंटेशन ही हो गया। देखो यहाँ पर तुम लोग को दिख रहा होगा 388.25 था, फिर उसके बाद कम हुआ 377, ऐसे ये देखो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट रेट था 841, ये इस ग्राफ में यही मुझे सबसे ज्यादा हाई पॉइंट दिख रहा है 841, बाकी फिर नीचे गया, फिर थोड़ा अप हुआ, डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे चल रहा है, ठीक है। अगर हमें ये पता करना है कि लास्ट 5 इयर्स में और लास्ट 1 इयर्स में इस शेयर का परफॉर्मेंस क्या है, तो हमें जो जिस तरह से एनालिसिस करना पड़ेगा ना, उसे बोला जाता है टाइम सीरीज एनालिसिस, ठीक है। अगर हम लोग किसी कंपनी का 5 साल का परफॉर्मेंस, 10 साल का परफॉर्मेंस ये एनालिसिस करना चाहते हैं, तो उसे बोला जाता है टाइम सीरीज एनालिसिस, ठीक है। तो इकोनॉमिकली हम लोग बोल सकते हैं कि ये शेयर का हालत कैसा है, ठीक है। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, और टेक्निक क्या यूज कर सकते हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस, ये टेक्निक है, ये टूल्स एंड टेक्निक है। जैसे कि मान लो एवरेज करना एक मेथड होता है, ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू से हम लोग किसी कंपनी का परफॉर्मेंस, किसी शेयर का परफॉर्मेंस, ये सब एनालिसिस करके क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिकली बता सकते हैं कि उसका कंडीशन मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। और क्या हो सकता है, इंडेक्स नंबर जिन्होंने किया है, ठीक है, इंडेक्स नंबर जिन्होंने किया है, तुम लोगों ने किसी किसी ने किया है, इंडेक्स नंबर से हम लोग क्या बता सकते थे, बोलो, इंडेक्स नंबर जिन्होंने किया है, इंडेक्स नंबर का थीम क्या था, इंडेक्स नंबर का मतलब था कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है, मतलब रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, ये हर बार कितना चेंज होते जा रहा है, इसका भी मैंने प्रैक्टिकल तुम लोगों को दिखाया था यहाँ पर कि किस तरह से जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स डिसाइड किया जाता है। हम लोग ये देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में प्राइस क्या था, करेंट ईयर में क्या हुआ है, कितना चेंजेस हुआ है, ठीक है। तो वो भी तो हमें इकोनॉमिकली सिचुएशन बताएगा कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इससे हम लोग बोल सकते हैं इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो इंडेक्स नंबर तो तुम लोगों ने, जिन लोगों ने प्रैक्टिकली किया, इंडेक्स नंबर हमें ये बताता है कि हमारा प्राइस जो है दिन ब दिन हर एक चीज का बढ़ता जा रहा है, इन्फ्लेशन होता जा रहा है, ठीक है। तो ये इंडेक्स नंबर, ये अगेन ए मेथड हो गया। इंडेक्स नंबर के थ्रू से हम लोग इकोनॉमिकल कंडीशंस को एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा डिमांड, ये तो तुम लोग को बहुत अच्छे तरीके से पता है, तुम लोग डिमांड के ऊपर पढ़ते भी हो इकोनॉमिक्स में कि डिमांड क्या है, किस चीज का क्या डिमांड है। तो उस हिसाब से इकोनॉमिकली हम लोग देख सकते हैं कि जैसे मान लो कोई भी, ये क्या होता है, जो मतलब ये सीएमए नहीं होता है, सीएमए में ग्रुप 2 में एक सब्जेक्ट होता है ऑपरेशन रिसर्च बोल के, अभी तक तो है, पता नहीं बाद में अगर चेंज वेंज हो, सिलेबस तो हमेशा चेंज होते जाता है। तो वहां पर हमें ये बताया जाता है कोई भी कंपनी अगर अपना प्रोडक्ट जो है प्रोडक्शन करना चाहती है, नया कोई प्रोडक्ट लाना चाहती है, या फिर अपना क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना चाहती है, तो उसे पहले ना सर्वे करना पड़ता है कि मार्केट में अगर हम ये नया प्रोडक्ट ला रहे, क्या इसका कोई डिमांड है, क्या इसका कोई डिमांड है, तभी तो इकोनॉमिकल मुझे हेल्प होगा, अब मेरा सेल ज्यादा होगा या फिर हम सेल कर सकते हैं। अगर इसका डिमांड है ही नहीं तो इकोनॉमिकली मेरा तो लॉस हो जाएगा अगर हम इस तरह से कोई प्रोडक्शन कर डालते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले हमें उसका डिमांड पता करना पड़ता है, तभी हम लोग इकोनॉमिकली उस चीज को सेल कर पाएंगे। तो डिमांड, ठीक है, डिमांड। और क्या हो सकता है यहाँ पर, रिग्रेशन एनालिसिस, ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस, ये भी किसी किसी ने तुम लोगों ने किया है, ठीक है। रिग्रेशन एनालिसिस, यहां से भी हम लोग क्या देख सकते थे, रिग्रेशन एनालिसिस में एक्चुअली 2 वेरिएबल्स होता है, एक एक्स होता है, एक वाई होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ये पता करते हैं कि कितना हमें, मतलब एक होता है वाई डिपेंड ऑन एक्स, एक होता है एक्स डिपेंड ऑन वाई, ठीक है। मतलब हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं, जैसे मान लो अगर हम लोग ये बताते हैं कि हम लोग हमारे पास 10 कस्टमर है, तो हमें कितना सेल करना चाहिए, ठीक है। रिग्रेशन एनालिसिस से हम
हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हमारा x कितना होगा, y कितना होगा। x एंड y क्या है? x एंड y, जैसे मान लो अगर मेरा सेल ज्यादा हो रहा है तो हम एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कम कर सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग में मैंने एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा किया ताकि मेरा प्रोडक्ट बिके, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, मेरा एडवर्टाइजमेंट का पॉलिसी सही सही रहा, मेरा सेल अच्छे से बूस्ट होने लगा। अब हम चाहे तो अपना जो है एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कम कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा मुझे कम करना है कि ज्यादा करना है, डिपेंड ऑन द सेल, ठीक है। ये कैसे एनालिसिस करते हैं, इसके लिए रिग्रेशन एनालिसिस हमें हेल्प करता है। ये सब अलग अलग टूल्स एंड टेक्निक्स है, नाम है, तो ये सब चैप्टर जो है पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो टाइम सीरीज एनालिसिस, इंडेक्स नंबर, डिमांड, रिग्रेशन एनालिसिस, और जैसे मान लो इकोनोमेट्रिसिस, एटसेट्रा, ठीक है। ये हो गया इकोनॉमिकल जो है एप्लीकेशंस, ठीक है। ये हो गया इकोनॉमिकल एप्लीकेशन स्टैटिस्टिक्स का। अच्छा, इसके अलावा और क्या होता है? बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस को मैनेज करने के लिए भी हमें स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है। कैसे? लाइक जैसे मान लो बिजनेस डिसीजन, बिजनेस डिसीजन रिलाई अपॉन क्वांटिटेटिव टेक्निक, ठीक है। मतलब बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स कैसे हेल्प करेगा, उसके लिए जस्ट मैंने एक लाइन लिखा है कि अगर हम लोग बिजनेस में कुछ डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि हम लोग, हमारे पास मान लो एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसका 3 यूनिट है। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही मान लो 3 यूनिट है, 3 यूनिट में प्रोडक्शन होता है, या 4 यूनिट है, ठीक है। अब ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन को कि ये यूनिट प्रॉफिट मेकिंग है, ये भी प्रॉफिट मेकिंग है, बट ये दो है लॉस मेकिंग, ठीक है। अब ये अगर तो लॉस मेकिंग है तो ये हमें शट डाउन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब हम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो ये सब हम लोग जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं तब ये डिसीजन ले पाते हैं कि कौन सा हमारा यूनिट प्रॉफिट मेकिंग है। ये तो मैंने प्रॉफिट लॉस मेकिंग से डिसीजन बताया कि कंपनी कौन सा यूनिट बंद कर दे, कौन सा यूनिट चालू रखे, कौन सा प्रोडक्ट का सेल बढ़ाए, कौन सा प्रोडक्ट को ज्यादा प्रोड्यूस करे, कौन सा प्रोडक्ट को कम प्रोड्यूस करे, कौन सा प्रोडक्ट का डिमांड किस एरिया में ज्यादा है, कौन सा प्रोडक्ट का डिमांड किस एरिया में कम है। उस हिसाब से कंपनी क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। तो देखो मैंने बोला कि कहां पर कितना डिमांड है, तो वो तो क्वांटिटी में पता कर सकते हैं ना कि वहां पर इतना यूनिट का डिमांड है, ठीक है, वहां पर इतना प्रॉफिट हो रहा है, वहां पर इतना लॉस हो रहा है, एवरीथिंग हम लोग क्वांटिटी में बता सकते हैं, ठीक है। तो बिजनेस डिसीजन जो है वो क्वांटिटेटिव टेक्निक पे जो है डिपेंड कर सकता है। इसीलिए बिजनेस को मैनेज करने के लिए भी हमें स्टैटिस्टिक्स चाहिए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स ही हमें क्वांटिटेटिव डेटा दे पाएगा कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंटेज लॉस हुआ, कितना इन्वेस्ट किए, कितना रिटर्न किए, क्या हमें किसी और कंपनी में शेयर में पैसा लगाना चाहिए, कहीं और इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब भी बिजनेस डिसीजन है। क्या कंपनी को लोन लेना चाहिए, मतलब लोन लेना चाहिए, या फिर शेयर इशू करना चाहिए, ये सारे के सारे डिसीजन कंपनी ले सकता है, ठीक है। तो बिजनेस डिसीजन रिलाई अपॉन क्वांटिटी, मतलब लोन लेने से क्या प्रॉफिट कितना हो रहा है, खर्चा कितना हो रहा है, तो ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके डिसाइड कर पाएंगे ना कि क्या करना चाहिए। तो इतना सारा तो मैंने एग्जांपल लिया, और भी बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है। तो इस तरह से बिजनेस मैनेजमेंट में भी क्या हो सकता है, कंपनी सॉरी स्टैटिस्टिक्स जो है वो हेल्प कर सकता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, थर्ड पॉइंट, ठीक है। मैंने 3 लिखा कि नहीं वही चेक कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट में कॉमर्स और इंडस्ट्री, कॉमर्स और इंडस्ट्री में स्टैटिस्टिक्स का एप्लीकेशन क्या है, जैसे सेल्स, ठीक है, परचेज, रॉ मेटेरियल, सैलरी, वेजेस, etc. Data are analysis and decision
and then decision and policy is taken। ठीक है, देखो क्या लिखा है, मैंने एक बार देख लेते। सेल्स, परचेज, रॉ मटेरियल, सैलरी, वेजेस एटसेट्रा, ये सारे रिगार्डिंग डेटा एनालिसिस एंड देन डिसीजन एंड पॉलिसी इज टेकन। ठीक है, हमें ये देखना पड़ेगा कि हम लोग सेल कितना कर रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा सेल अगर ज्यादा है तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, मतलब पॉलिसी डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या हमारा सेल ठीक नहीं हो रहा है तो उसे मतलब क्वांटिटी जितना सोच रहे उतना सेल नहीं कर पा रहे तो पॉलिसी लो। ठीक है, एडवर्टाइजिंग बढ़ाओ या फिर प्रोडक्ट का क्वालिटी जो है उसको इंप्रूव करना है, पहले सर्वे करो, क्वालिटी में प्रॉब्लम है, प्राइस में प्रॉब्लम है, डिमांड में प्रॉब्लम है, ये सब एनालिसिस करो। फिर जो है नया पॉलिसी लो, कैसे करके अपना सेल को बूस्ट कर सकते हो, डिसीजन लो। ठीक है, परचेज, कौन से क्रेडिटर से, कौन से सप्लायर से प्रोडक्ट खरीदे, रॉ मटेरियल खरीदे, ताकि हमारा जो मतलब प्रोडक्ट बने वो सस्ते में बने। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है ना, कहाँ तुम लोग अगर आज किसी भी चीज का बिजनेस करते हो तो तुम लोग को भी ढूंढना पड़ेगा कि तुम लोग जो भी चीज सेल करना चाहते हो, चाहे वो मैन्युफैक्चर करके करो, चाहे उसे तुम लोग डायरेक्ट किसी से फिनिश्ड गुड्स के तौर पे परचेस करके देन कस्टमर को रीसेल करो, लेकिन तुम लोग जितना सस्ता में दे पाओगे ऑब्वियसली मार्केट उतने अच्छे तरीके से तुम लोग ग्रैब कर पाओगे। तो वही चीज बोल रहा है कि स्टैटिस्टिक्स हमें इस चीज का भी हेल्प करेगा कि हमें किससे परचेस करना चाहिए, कहाँ कहाँ सेल हो सकता है, कितना सैलरी का खर्चा हो रहा है, कितना वेजेस का खर्चा, क्या हम लोग फालतू में ज्यादा सैलरी दे रहे हैं, हम लोग ऐसे स्टाफ को रख रहे हैं जिसका हमें कोई नीड नहीं है, या फिर हम लोग क्या ऐसे कर रहे हैं अनस्किल्ड स्टाफ के जगह स्किल्ड स्टाफ को रख दिया, स्किल्ड के जगह अनस्किल्ड को रख दिया, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिल पा रहा है, क्या ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये देखेंगे ना कि वेजेस क्या ज्यादा जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या वेजेस के वजह से प्रोडक्ट का दाम बढ़ जा रहा है, क्या सैलरी ज्यादा हो जा रहा है इस वजह से प्रॉफिट कम हो रहा है, या फिर हम लोग चाहे तो और भी इंप्लॉय रख सकते हैं ताकि एफिशिएंटली काम कर पाए। तो ये सारे डिसीजंस जो है या फिर नए नए पॉलिसी बिजनेस को ग्रो करने के लिए हम लोग स्टैटिस्टिक्स के थ्रू से ले सकते हैं, मतलब डेटा एनालिसिस करके हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स किस तरह से हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर लिमिटेशन। हर एक चीज का लिमिटेशन होता है तो स्टैटिस्टिक्स का भी अपना लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन में क्या क्या है, पहला रेलिवेंट फॉर एग्रीगेट डेटा एंड नॉट फॉर इंडिविजुअल। ठीक है, हम लोग कोई एक इंडिविजुअल डेटा को देख के कुछ भी डिसीजन वगैरह नहीं ले सकते। ठीक है, जैसे मान लो अगर किसी कंपनी ने ये फर्स्ट टाइम शेयर इशू किया है, ठीक है, तो जब तक वो थोड़ा सा टाइम पीरियड नहीं चला जाता है तब तक हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि वो एक्चुअली कंपनी जो है कितना अच्छा परफॉर्म करेगा कितना नहीं करेगा। देखो एक तो एनालिसिस होता ही है, तभी लोग शेयर पे पैसा लगाते हैं कि इस कंपनी के शेयर पे लगाए या नहीं लगाए। तो मतलब देखो अगर हमें कोई डिसीजन लेना है, जैसे मान लो हम कोई कोई एक ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि अपना डिपार्टमेंट एक बंद कर दे। ठीक है, एक डिपार्टमेंट बंद कर दे, मान लो उसका 3 डिपार्टमेंट है, जैसे मान लो कभी बैंक में गए हो तो बैंक में भी ना अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, पैसा डिपॉजिट करना है अलग काउंटर है, पैसा विड्रॉल करना है अलग काउंटर है, अगर लोन लेना है तो कहीं और सेक्शन में जाके बात करना पड़ेगा। अब मान लो कहीं पर उतना लोन का डिमांड नहीं है, ठीक है, मान लो किसी जगह पे जैसे मान लो गांव में जो बैंक होता है वहां पर हर एक चीजों का मतलब डिमांड उतना नहीं होता है जैसे शहर में होता है। ठीक है, तो क्या किया जा सकता है, मान लो कि ऐसे लग रहा है कि लोन वोन लेने तो लोग आते नहीं है, बेकार में लोन का एक सेक्शन का खर्चा ज्यादा चल रहा है, तो हम लोग उसे बंद कर देते हैं, लेकिन उसके लिए भी तो हमें देखना पड़ेगा कि लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसी तरह से अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स देखें वो बहुत सारे डेटा को लेकर एनालिसिस कर सकता है, लेकिन एक इंडिविजुअल डेटा कभी भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक से हमें कुछ नहीं बता सकता है, क्योंकि स्टैटिस्टिकल टेक्निक में ही बहुत सारे डेटा को लेकर एनालिसिस किया जाता है, चाहे टाइम सीरीज बोलो चाहे इंडेक्स नंबर का ही देख लो। अगर हम लोगों के पास कोई भी एक नया प्रोडक्ट आया है जिसका प्रीवियस ईयर का कोई प्राइस नहीं है, हमारे पास सिर्फ करंट आज के डेट का प्राइस है, तो कैसे बताएंगे वो महंगा है कि सस्ता है। पहले वो सस्ते में मिलता था अभी महंगे में मिल रहा है, उसके लिए पहले का प्राइस पता होना चाहिए ना। अगर किसी चीज का एवरेज निकालना चाहते हो तो मोर देन वन डेटा होना चाहिए, जैसे तुम लोगों का मान लो 9 10 11 12 जो भी, ठीक है, 10 तक तो सभी का किया हुआ है, तो 10 तक तुम लोग जो है
तुम लोग का जो रिजल्ट है उसमें जितने भी सारे सब्जेक्ट है, अब एक सब्जेक्ट से तो एवरेज नहीं निकल सकता है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट से ही एवरेज निकल सकता है। तो स्टैटिस्टिकल कभी एक सिंगल डेटा पे कुछ नहीं बोल सकता है। स्टैटिस्टिक्स हमेशा जो है मोर देन वन डेटा पे एनालिसिस करके ही बताता है। तो ये इसका लिमिटेशन माना जाता है कि ये बहुत सारे डेटा का, एग्रीगेट डेटा का ही एनालिसिस कर सकता है, इंडिविजुअल डेटा पे ये कुछ बोल नहीं सकता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल डेटा के लिए रेलिवेंट नहीं होता, ये इसका लिमिटेशन है। सेकेंड देखो, quantitative data can only be used, however, for qualitative, it needs to be quantitative. ठीक है, ये मैंने पहले भी बोला था कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्वांटिटेटिव डेटा को लेकर एनालिसिस कर सकता है, क्वालिटेटिव को नहीं कर सकता है। लेकिन क्या क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करना हमारे लिए परमिसिबल नहीं है, लेकिन हमें उसे क्वांटिटी में ट्रांसफर करना पड़ेगा। जैसे इसका अगर एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो जो रेडियो में गाना वाना आता है ना, रेडियो में गाना आता है तो फिर बोलते हैं ना कि इस वीक का जो मतलब रैंकिंग रहता है ना सॉन्ग्स पे, ठीक है, कि ये 10th नंबर पे है, फिर 9th नंबर पे, इस वीक पे ये 8th नंबर पे है। ठीक है, तो गाने का जो रैंकिंग हो रहा है, सोचो गाना जो है, गाने को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंकिंग कैसे हो रहा है कि लोगों को कितना वो गाना पसंद आ रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से रैंकिंग होता है। तो गाने का तो कोई बेसिकली रैंक नहीं होता है, एक गाने को हम लोग 1 2 3 4 ऐसे थोड़ी ना रैंक कर सकते। हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली गाना बहुत अच्छा है, ये लोगों को एकदम पसंद नहीं आया, अब ऐसे बोलने से स्टैटिस्टिक्स में एनालिसिस नहीं होगा। ये गाना बहुत पसंद आया लोगों को, अब ये बहुत पसंद आया यानी क्वालिटेटिव बता रहे हैं, लेकिन इसको क्वांटिटी में ट्रांसफर करो, नहीं तो एनालिसिस नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स बोल रहा है कि हम क्वालिटी को एनालाइज नहीं कर सकते, हम क्वांटिटी को कर सकते हैं। अगर आपको करवाना ही है मेरे से एनालिसिस, तो क्वालिटी को क्वांटिटी में ट्रांसफर करो। देन हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, सॉन्ग्स को रैंक दे सकते हैं। ठीक है, कि जो लोगों को बहुत पसंद आया वो गाना 1, जो उससे थोड़ा कम वो 2, मतलब सर्वे करके पता कर लेते ना किनको कौन सा गाना ज्यादा पसंद आया। ठीक है, तो ये हो जाता है क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिटी में ट्रांसफर करना। तो ये किसका लिमिटेशन है कि ये डायरेक्ट क्वालिटेटिव को कुछ नहीं कर सकता है, क्वांटिटी को कर सकता है, और क्वांटिटेटिव में ट्रांसफर करना पड़ेगा क्वालिटेटिव डेटा का अगर एनालिसिस करना है तो। जैसे मान लो तुम लोग के सामने 5 गाने हैं, ठीक है, तुम लोगों ने वो गाने पे एनालिसिस किया, ठीक है, कुछ जगह जाके सर्वे किया कि लोगों को कौन सा पसंद आया, फिर तुम लोग बोलोगे सबसे ज्यादा अच्छा लगा लोगों को ये गाने के लिए बोला गया। ठीक है, तो फिर तुम लोग उसको रैंक 1 दे दोगे। अब देखो जैसे ही 1 दे रहे हो तो उसे क्वांटिटी में ट्रांसफर कर रहे हो, बहुत ज्यादा अच्छा से काम नहीं होने वाला, जो बहुत ज्यादा अच्छा है उसको 1 रैंक दे दो। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, प्रोजेक्शंस आर बेस्ड ऑन conditions and assumptions, and any change in that will change projection। ये पॉइंट क्या बोल रहा है देखो, प्रोजेक्शंस आर बेस्ड ऑन कंडीशन एंड एजम्पशन। ठीक है, हम लोग जो भी प्रोजेक्शन करते हैं वो ऑन दैट मोमेंट का कंडीशन और एजम्पशन के ऊपर बेस करके करते हैं। ठीक है, अब अगर हमारा जो है कि एंड एनी चेंज इन दैट विल चेंज प्रोजेक्शन। ठीक है, हम लोगों ने कुछ चीजों का मान लो प्रोजेक्शन किया है। ठीक है, अब वो प्रोजेक्शन जो हम लोगों ने किया है वो ऑन दैट मोमेंट जो है क्या बोले उसे, ऑन दैट मोमेंट का एजम्पशन और कंडीशन को देख के किया है। लेकिन अगर कंडीशन और एजम्पशन जो लिया था वही अगर चेंज हो जाता है तो प्रोजेक्शन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो ये चीज बोल रहा है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो है वो प्रोजेक्शन पे डिपेंड करता है, इसीलिए प्रोजेक्शन बेस्ड होने की वजह से अगर, और प्रोजेक्शन किया जाता है कंडीशन और एजम्पशन के ऊपर ऑन दैट मोमेंट का, तो अगर कंडीशन और एजम्पशन ही चेंज हो गया तो प्रोजेक्शन भी हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी मेथड होता है बेसिकली, जो प्रोजेक्शन के लिए इसको बोलते हैं जैसे
इंटरपोलेशन एक होता है, ठीक है। तो तुम लोग का है नहीं किसी का भी वो, ठीक है। तो इंटरपोलेशन मेथड से हम लोग प्रोजेक्शन कर सकते हैं। तो प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है ना, जैसे मान लो इस बार अगर मान लो व्हीट का जो ग्रोथ है, मतलब गेहूं का जो मतलब मान लो जो भी जो क्रॉप्स वगैरह है उसका अगर प्रोडक्शन इतना हुआ है तो नेक्स्ट 3 साल में कितना होगा, इस तरह का प्रोजेक्शन। मतलब इस बार अगर इतना बरसात हुआ है तो आगे कितना होगा। या फिर जैसे प्रोजेक्शन करते हैं ना वेदर देख के कि बहुत ज्यादा आंधी तूफान आ सकता है, फिर अलर्ट वलर्ट जारी किया जाता है, तो वो ऑन दैट मोमेंट का कंडीशन एजम्पशन को देख के किया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, अलर्ट वेस्ट बंगाल में जारी हुआ लेकिन जो है आंधी तूफान का जो ज्यादा इम्पैक्ट है वो आ गया, कभी मैक्सिमम केस में देखा जाता है उड़ीसा में हो गया, ठीक है, क्योंकि वो समुद्र के पास पास है ना सारा ही। वेस्ट बंगाल देख लो, बांग्लादेश देख लो, ठीक है, बांग्लादेश हो गया, उड़ीसा हो गया। तो क्या हुआ, हम लोगों को बोला गया था कि आंधी तूफान इधर आने वाला है। तो ये जो वेदर रिपोर्ट दिया जा रहा है ऑन दैट मोमेंट कंडीशन और एजम्पशन पे दिया जा रहा है। बाई चांस अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रोजेक्शन ही चेंज हो गया, होना कहीं और था हो कहीं और रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि प्रोजेक्शंस जो है वो कंडीशन और एजम्पशन पे होता है, इसीलिए अगर एजम्पशन और कंडीशन ही चेंज हो गया तो प्रोजेक्शन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा सैम्पलिंग बेस्ड कंक्लूजन आर यूज्ड improper sampling leads to improper result। मतलब ম্যাম ইউজড এর পরে কি লিখেছেন? ইউজড এর পরে improper, এটা ইউজড তারপর লিখেছে improper, এটা না আর improper sampling leads to improper results, ठीक है। तो देखो इम्प्रॉपर सैम्पलिंग, सैम्पलिंग का मतलब होता है सैंपल, सैंपल होता है ना, जैसे मान लो कोई नया प्रोडक्ट आता है उसका सैंपल डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। जैसे तुम लोग देख सकते हो कभी कभी इधर मैंने उतना नहीं देखा है, लेकिन क्या होता है जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है ना, लेकिन यहाँ पर जो WBCDCL है उसमें नहीं देखा है मैंने, लेकिन जो CSC होता है ना उसमें क्या होता था, नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च होने से ना इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ उसको ऐड कर पेपर में भी दिया जाता है, पेपर में भी दिया जाता है, छोटा छोटा पाउच में जो है जैसे मान लो शैम्पू हो गया, कुछ क्रीम वगैरह हो गया, छोटे छोटे पाउच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वो होता है सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब लोगों के पास वो प्रोडक्ट पहुंच गया, अब नया प्रोडक्ट भी हो सकता है, पुरानी किसी कंपनी, मतलब मान लो बोरोलिन जो कि कितना पुराना है, अब उसका भी कुछ नया लॉन्च किया है तो वो भी एक छोटे से पाउच में जो है वो पेपर के साथ अटैच करके दे दिया जाता है, कभी कभी इलेक्ट्रिक बिल के साथ अटैच होके आ जाता है, ठीक है। तो ये हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो तुम लोग अकाउंट्स में देखे ही हो। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हम लोग कंक्लूजन जो है सैंपल के थ्रू से करते हैं, सैंपलिंग बेस्ड कंक्लूजन होता है। मतलब जैसे मान लो कोई सीरियल वगैरह है, ठीक है, जैसे मान लो KBC, ठीक है। तो KBC कितने लोगों को पसंद आता है, इसके लिए तुम लोग एक सर्वे करने चले गए। अब इतना बड़ा देश है, हर लोगों के पास जाके तो पूछ नहीं सकते हो, तो तुम लोग को एरिया टारगेट करना पड़ेगा कि हम लोग इस एरिया में जाके पूछेंगे, हम लोग उस एरिया में जाके पूछेंगे। पूरे जगह पे तो कवर नहीं कर सकते हो, एक मोटा मोटी कवर अप कर सकते हो कि हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग ये जगह पे जाके पूछेंगे, ये सारे लोकेशन को टारगेट कर लिया। अब जहां पर गया वहां पर सभी ने बोला मुझे नहीं पसंद है, नहीं पसंद है, नहीं पसंद है, ठीक है। अब तुम लोगों ने इससे क्या कंक्लूजन निकाला कि KBC लोगों को पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये सैंपल पे तुम लोगों ने सर्वे किया और बाय चांस तुम लोगों ने जो सैंपल चूज किया वहां पर मैक्सिमम लोगों ने उस पे ना ना बोल दिया, ठीक है। तो तुम लोग सोच रहे हो कि ये जो मतलब ये जो भी जो चल रहा है, ये जो सीरियल चल रहा है या इसको लोगों को पसंद नहीं है। कोई भी सीरियल का TRP जो है डिसाइड होता है ना वो इस तरह से होता है। तो सैंपलिंग बेस्ड कंक्लूजन होता है, इससे हम लोग कंक्लूजन ले लेते हैं कि लोगों को ये चीज पसंद आया कि नहीं आया। तो सैंपलिंग बेस्ड कंक्लूजन्स आर यूज्ड। इम्प्रॉपर सैंपलिंग अगर लेते हैं तो इम्प्रॉपर रिजल्ट निकल के आएगा। अगर हम लोगों ने ऐसे लोगों को पूछ लिया जिनको वो चीज पसंद ही नहीं, या फिर कोई नया प्रोडक्ट आया, कोई नया मोबाइल आया, कुछ भी, ठीक है, कोई भी चीज पे तो हम लोग सर्वे कर ही सकते हैं ना। तो फिर हम लोग ये कंक्लूजन लेके आएंगे कि ये लोगों को पसंद नहीं। या फिर मान लो एक ऐसा सीरियल मैक्सिमम लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने जिन पे जाके सर्वे किया, जो सैंपल को चूज किया अपने सर्वे के लिए, वहां पर सभी ने हाँ बोल दिया, ठीक है। या फिर कोई प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, कोई मान लो क्रीम वगैरह नया जो है विंटर क्रीम नया लॉन्च
लॉन्च हुआ है, तुम लोगों ने पूछा लोगों से कि ये कैसा लगा क्रीम, ये तो तुम लोगों ने जिनसे भी पूछा उन्होंने बोला अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन उसके बाहर मैक्सिमम लोगों ने उसे ना बोल रखा है, फिर तुम लोग बोलोगे कि ये प्रोडक्ट तो अच्छा है। तो ये सब गलत हो सकता है, इसीलिए लिमिटेशन बोला जा रहा है। देखो ये सब गलत हो सकता है, एजम्पशन, इसीलिए लिमिटेशन है, क्योंकि सैम्पलिंग बेस्ड डिस्कशन हम लोग यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि तुम लोग को याद रह जाएगा, मैंने सारी चीजों को स्टोरी करके ही बता दिया है तुम लोग को। अच्छा, नेक्स्ट देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा, किस तरह से हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, तो डेटा जो है नॉर्मली यहाँ पर दो तरह का होगा। ठीक है, एक हो जाएगा डिस्क्रीट और एक हो जाएगा कंटिन्यू। ठीक है, पहले हम लोग डेटा कलेक्शन, इसका हेडिंग कर लो, पहले हम लोग जानते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा पता कर लेते हैं। वेरिएबल्स का मतलब होता है कि मेजरेबल क्वांटिटी। ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स में दो वेरिएबल्स होता है, मेनली दो वेरिएबल्स होता है, ये तुम लोग को हर जगह पे मिलेगा। ठीक है, हर क्वेश्चंस में तुम लोग को ये लैंग्वेज मिल सकता है, जैसे कि डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल। ठीक है, डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब क्या है? देखो, डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब होता है व्हेन ए वेरिएबल assumes a finite or countably infinite number of isolated values। ठीक है, अब इस पे एग्जांपल लो, नंबर ऑफ पेटल्स इन ए फ्लावर, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इन ए लोकलिटी, एटसेट्रा। समझाते हैं, देखिए क्या बोला है। वेन अ वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब, वेरिएबल का मतलब पहले ही लिखवा है, मेजरेबल क्वांटिटी, मतलब किसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम लोग जो भी यूज करते हैं, जैसे देखो यहाँ पर नंबर, नंबर। ठीक है, मेजर करने के लिए हम लोगों ने क्या यूनिट यूज किया है? नंबर यूज किया है। ठीक है, जैसे किलो हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, ठीक है, लीटर हो सकता है, पेयर्स हो सकता है। तो ये हो जाता है मेजरेबल यूनिट। ठीक है, मेजरेबल क्वांटिटी। अब डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब देखो, व्हेन ए वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल्स का मतलब अगर कोई मेजरेबल क्वांटिटी एज्यूम्स, इसमें एज्यूम करता है क्या? ए फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड वैल्यूज। आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग अलग वैल्यूज। समझाते हैं कैसे होता है। जैसे देखो यहाँ पर ये बात समझ में आएगा, लेकिन ये एग्जाम्पल एक बार देखो, ये समझ में आएगा, बताते हैं। जैसे देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा है नंबर ऑफ पेटल्स इन ए फ्लावर। ठीक है, एक फूल में कितने सारे पंखुड़ियां है, ठीक है, वो हम लोग काउंट कर सकते हैं, आइसोलेटेड वैल्यूज होगा। ठीक है, काउंटेबली फाइनाइट, मतलब या तो फाइनाइट होगा या तो काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। इसका मतलब एनालिसिस करने से समझ में आएगा। आइसोलेटेड मतलब अलग अलग वैल्यूज होगा। जैसे एक फूल में अगर 5 पंखुड़ियां है तो 1 2 3 4 5 इस तरह से हम लोग काउंट कर सकते हैं। क्या बाकी चीजों में ऐसे काउंट नहीं होगा? समझाते हैं डिफरेंस क्या है, समझाते हैं कि उसके पहले तुम लोग को ये लिखना पड़ेगा, तब तुम लोग समझ में आएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर कंपेयर करके बताते हैं। व्हेन ए वेरिएबल assumes any value from a given interval, also
be in decimal, fraction, decimal, fractions. Example, height, weight, sale, प्रॉफिट। ठीक है, अब समझते हैं डिफरेंस। देखो, जैसे मान लो कि मैंने बोला कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट है उनका वेट जो है वो 50 किलो से लेके 60 किलो के अंदर है। ये जस्ट हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। अगर हम ये बोलते हैं कि क्लास में एक क्लास में या एक स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका वेट 50 से लेके 60 किलो के अंदर है, तो उनका वेट क्या क्या हो सकता है? 50 हो सकता है, 50.500 भी हो सकता है, मतलब 50 किलो 500 ग्राम, मतलब ऐसे भी हो सकता है। 51 पॉइंट मान लो 250 भी हो सकता है, मतलब 51 किलो 250 ग्राम भी हो सकता है। ठीक है, तो अप टू 60 तक कोई भी वैल्यूज हो सकता है, अप टू 60 तक कोई भी वैल्यूज हो सकता है। लेकिन अगर हम ये बोले एक फूल में 5 से लेके 10 पंखुड़ियां होती है, तो फिर यहाँ पर क्या हम लोग बोल सकते हैं 5 पंखुड़ियां भी है, 5.1 भी है? क्या ये बोल सकते हैं? पहले इससे डिफरेंस समझ में आएगा धीरे धीरे। तो क्या ये बोल सकते हैं कि फूल में 5 पंखुड़ियां भी है और 5.1 भी है? क्या ये हम लोग बोल सकते हैं? या फिर 5 से लेके 10 मतलब कितने पंखुड़ियां हो सकता है? या तो 5, 6, 7, 8, 9 या 10? बोलो, क्या 5.1 एप्लीकेबल होगा फ्लावर्स के पेटल के लिए? क्या नो 5.1? मैम, नहीं होगा। नो। ठीक है, तो इसीलिए इट इज कॉल्ड आइसोलेटेड वैल्यूज। कुछ भी नहीं हो सकता है एक गिवन इंटरवल में, कुछ भी वैल्यूज यहां पर हो सकता है। हाइट कुछ भी हो सकता है। वेट यहां से अगर यहाँ रेंज दे दिया है कि 50 किलो से लेकर 60 किलो के वेट के स्टूडेंट है क्लास में, तो फिर कुछ भी वेट हो सकता है, क्योंकि वेट हमारा फ्रैक्शन डेसिमल में हो सकता है। ठीक है, सेल, मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन का सेल जो है वो 5 लाख से लेकर 7 लाख के अंदर वेरी करता है। तो 5 लाख 1 रुपए से लेके स्टार्ट करके 5 लाख 2 रुपए, 5 लाख 50,000, 5 लाख 7,000, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे रोड एक्सीडेंट, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इन ए लोकेलिटी, मान लो एक लोकेलिटी में पर डे 2 से लेके 5 एक्सीडेंट होता है, तो या तो 2 होता होगा, या 3 या 4 या 5। ठीक है, लेकिन 2.5 रोड एक्सीडेंट ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है मैंने, व्हेन ए वेरिएबल एज्यूम्स एनी वैल्यू फ्रॉम ए गिवन इंटरवल, इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, तो वो डेसिमल में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। इस तरह के वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यू फ्लो में चलेगा। यहां पर ऐसा नहीं है कि 50 के बाद 51 ही लेना पड़ेगा, 51 भी आ जाएगा इस इंटरवल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 50 से लेके 51 के बीच में ही कितने सारे डेटा हो सकता है। ठीक है, अब वो डिपेंड कर रहा है, ऐसा कोई स्टूडेंट है कि नहीं जिसका वेट 50 किलो 500 ग्राम, लेकिन ये आ सकता है। मतलब ये क्या वेरिएबल हो गया? ये कंटिन्यूअस वेरिएबल। कंटिन्यूअस वेरिएबल का मतलब एक इंटरवल के अंदर कुछ भी डेटा एज्यूम कर सकता है, इसे हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल, चाहे वो हमारा वैल्यूज डेसिमल में हो, चाहे वो हमारा वैल्यूज फ्रैक्शन में हो। ठीक है, अच्छा, ম্যাম ডেসিমেল মানে পূর্ণ সংখ্যা? ডেসিমেল মানে যেটা পয়েন্টে হয়, যেমন 2/5 হচ্ছে ফ্র্যাকশন, 2/5 কে যদি তুমি দশমিক যেটাকে বলে ডেসিমেল। ও, বুঝতে পেরেছি। और इधर देखो, यहाँ पर जो मैंने बोला था कि ये कौन सा, एक तो हम लोगों ने कंटिन्यूअस देखा, कंटिन्यूअस वेरिएबल, और दूसरा कौन सा वेरिएबल देखा था हम लोगों ने? यहाँ पर नाम था हम लोग का डिस्क्रीट वेरिएबल। अब डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब देखो, डिस्क्रीट वेरिएबल अब क्लियरली समझ में आएगा। व्हेन ए वेरिएबल एज्यूम्स ए फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड वैल्यूज। तो फाइनाइट तो समझ में आ रहा है, देखो, क्योंकि 5 से लेके 10 का मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10 हम लोग इसे काउंट कर सकते हैं। टोटल कितने सारे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो फाइनाइटली 6 जो है, 6 नंबर यहाँ पर हो गए, या तो 5 पेटल्स हो गए, या तो 6, या तो 7, या तो 8, या तो 9, या तो 10। मतलब फाइनाइट हो रहा है। इनफाइनाइट जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उतना हम लोग लिख भी नहीं पाएंगे। किसी का वजन
वजन 50 किलो 1 ग्राम भी तो हो सकता है, 50 किलो 1 ग्राम भी तो हो सकता है। तो ये इनफाइनाइट, बहुत सारे इसके अंदर इंटरवल में नंबर आ सकते हैं जितना हम लोगों को काउंट करने में मुश्किल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर काउंटेबली मतलब यहाँ पर फाइनाइट होगा, और अगर इनफाइनाइट होता भी है तो वो काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। अगर इनफाइनाइट होता है तो काउंट कर सकते, जैसे इसको काउंट नहीं कर सकते। 50 किलो से लेके 60 किलो के अंदर बहुत सारे ऐसे डिजिट हो सकते हैं जो वेट का मेजरमेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर नंबर फाइनाइट ही होंगे, और अगर इनफाइनाइट होते भी है तो उसे हम लोग काउंट कर पाएंगे, ठीक है। और हमेशा आइसोलेटेड वैल्यूज होंगे, आइसोलेटेड मतलब अलग अलग वैल्यूज होंगे, ठीक है। आइसोलेटेड का मतलब अलग अलग होगा, तो फाइनाइट होगा, और अगर इनफाइनाइट है तो काउंट कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है मतलब, और इनफाइनाइट है तो काउंट कर सकते हैं। इसको भी हम लोग समझ सकते हैं, जैसे देखो एक एग्जांपल से इसको भी समझाते हैं। ये हटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है। तुम लोग अगर लिखना चाहो तो लिख लो, बाद में तुम लोग को याद नहीं रहेगा, फिर सिर्फ पढ़ोगे तो शायद भूल जाओ। ये मैंने जो लिखा था उसको पेंसिल से छोटा छोटा करके नीचे तुम लोग भी लिख लो, तो तुम लोगों के लिए समझने में आसानी होगा। अब देखो, फाइनाइट तो समझ में आ गया। काउंटेबली इनफाइनाइट क्या होता है वो बताते हैं। देखो मतलब इनफाइनाइट है लेकिन काउंटेबल है। जैसे यहाँ पर मान लो हम लोगों ने टोटल टोटल मार्क्स जो है 10 लिया है, 10 मार्क्स का एक एग्जाम लिया है। अगर किसी का रॉन्ग होता है तो मान लो नेगेटिव मार्किंग है 0.25, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है 0.25, और अगर करेक्ट होता है तो वहां पर 1 हो जाएगा, ठीक है, वहां पर 1 हो जाएगा। तो किसी मतलब अगर हम लोग टेस्ट लेते हैं तो क्या क्या हो सकता है। मान लो किसी ने सारा का सारा सही किया तो उसे 10 मिला, ठीक है। और अगर मान लो किसी ने एक गलत किया तो उसे कितना मिलेगा बोल सकते हो? 1.25 माइनस हो जाएगा, मतलब 10 माइनस 0.25 हो जाएगा, मतलब उसे 9.75 मिलेगा। मतलब सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है और मान लो एक भी गलत नहीं हुआ तो 10 मिलेगा, ठीक है। और अगर मान लो कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और 2 गलत किया है तो 2 गलत किया है, मतलब उसका कितना मार्क्स कटेगा 0.25 करके 2 बार, यानी 0.5। तो 10 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा? 9.5 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो 3 गलत किया है, अगर मान लो 3 गलत किया है तो 0.75 डिडक्ट हो जाएगा, तो वैल्यूज हो जाएगा 9.25, ठीक है। और अगर मान लो 4 गलत हुआ है तो 1 डिडक्ट हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो 5 गलत हुआ है, ठीक है, 5 जो है वो गलत हुआ है तो 10 माइनस हो जाएगा, मतलब 8.75। अगर मान लो 6 गलत हुआ है, ये समझाने के लिए बोल रहे ताकि ये पॉइंट समझ जाओ। अगर मान लो 6 गलत हुआ है तो 1.5 डिडक्ट हो जाएगा, मतलब उसे कितना मिलेगा 8.5। अगर मान लो 7 गलत हुआ है, 7 क्वेश्चंस उसने गलत कर दिए तो 10 में से 1.75 डिडक्ट हो जाएगा, तो ये हो गया। अगर मान लो 8 गलत कर दिए, ठीक है, अगर मान लो 8 गलत कर दिया है तो 8 गलत करने से 2 नंबर कट जाएंगे, 8 मिलेगा, ठीक है। अगर मान लो जो है 9 क्वेश्चंस गलत हो गए, ठीक है, तो 9 क्वेश्चंस गलत हो गए तो 9 इंटू 0.25, तो यहाँ पर 2.25। अच्छा 9 क्वेश्चंस गलत हुआ तो टोटल मार्क्स तो 10 नहीं होगा, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, देखो यहाँ पर थोड़ा सा गलत कर दिया शायद। एक मिनट देख लेते हैं। अगर मान लो 10 में से 10 ही सही किया है तो 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। अच्छा हम यहाँ पर दिखाते हैं कितना कितना गलत हो सकता है, ठीक है। 0.25 जो है वो डिडक्ट हो सकता है अगर एक क्वेश्चन गलत है। अगर 2 क्वेश्चन गलत है, अगर 2 क्वेश्चन गलत है तो 0.5 डिडक्ट हो सकता है, ठीक है। अगर 3 क्वेश्चन गलत है, अगर 3 क्वेश्चन गलत है तो 0.75 डिडक्ट हो जाएगा। अगर 4 क्वेश्चन गलत है तो 1 डिडक्ट हो जाएगा। अगर 5 क्वेश्चंस गलत हो जाएगा तो 1.25 डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में तो 5 में से ये माइनस होगा। देखो अगर एक गलत होता है तो एक गलत होने से, हम फिर से लिख के दिखाते, थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया। अगर सारा का सारा सही है तो 10 मिलेगा। अगर एक गलत है, ठीक है, तो 9 करेक्ट है तो 9 माइनस 0.25 हो जाएगा, 9 माइनस 0.25 हो जाएगा 8.75 हो जाएगा, ठीक है, 8.75 हो जाएगा। अच्छा मान लो कि 2 गलत हुआ है, 3 गलत हुआ है, 3 गलत मतलब 7 क्वेश्चन सही होंगे तो 7 माइनस 0.75, तो इस तरह से 6.25 हो जाएगा, ठीक है। मतलब
अगर देखो तो सारे के सारे 0.75 0.25 ऐसे आएगा, कहीं पर भी तुम लोग को 7.6 या फिर 8.6 या 4 ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, मेरे कहने का मतलब है, ठीक है, इसलिए हम पूरा लिख रहे थे। अगर मान लो 10 करेक्ट है तो 10 मिला, ठीक है, 10 into 1 10 हो गया। अगर दो गलत है तो एक गलत है तो 9 into 1 ये 9 मार्क्स मिलेगा, और जो एक गलत है उसके लिए 0.25 डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो हम लोग का 3 गलत है तो 7 क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट है तो 7 मिला, और 3 गलत के लिए यहाँ पर हो जाता है 0.75, ठीक है, 0.75 डिडक्ट हो जाता है, तो यहाँ पर बचता है 6.25। अगर मान लो 6 करेक्ट हुआ है तो 6 और गलत, इसका मतलब 4 हुआ है तो वहां से 1 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 - 1 यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है। और मान लो अगर हम लोग का 6 के बाद अगर मान लो हम लोग का ये 6 करेक्ट हुआ है, ठीक है, और बाकी डिडक्ट हो गया, अगर मान लो हमारा 5 करेक्ट हुआ है तो 5 गलत हुआ है, 0.25 into 5 तो 1.25 - 5 तो 3.75 होगा, ठीक है। मतलब तुम लोग जितना भी लिखते जाओगे, जैसे मैंने यहाँ पर 5 तक लिखा, अब 4 देखो, 4 करेक्ट हुआ है तो बाकी 6 गलत होगा, तो 4 करेक्ट के लिए 4 और 6 गलत के लिए 6 into 0.25 यानी 1.5 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर -4 तो बेसिकली आया 2.5। अगर मान लो 3 सही किए हो तो 3 नंबर, और बाकी 7 गलत किए हैं तो 7 गलत करने पे नंबर कट जाता है 1.75, ठीक है। तो -3 कर लेते 1.25 आएगा, ठीक है। ये हो गया 3। अगर 2 सही करते हैं तो 2 नंबर, और बाकी 8 गलत करने के लिए 2 नंबर, ये 0 हो गया, ठीक है। और एक सही किया है और बाकी 9 के 9 गलत कर दिए, अब तो नेगेटिव में नंबर आ जाएगा, ठीक है, अब तो नेगेटिव में आ जाएगा। यहाँ पर 0.25 यानी 2.25 और -1 कर देते हैं तो इसका मार्क्स नेगेटिव में आ गया, ठीक है। अब ये इतना सारा क्यों लिखा मैंने, ऐसे ही नहीं लिखा, देखो ये समझना पड़ेगा। काउंटेबली इनफाइनाइट का मतलब हम ये बोल सकते हैं, इसका मतलब स्टूडेंट का प्रोबेबली ये सारे कंडीशंस हो सकता है, किसी ने पूरा सही किया, किसी ने एक गलत किया, किसी ने 2, किसी ने 3, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता है। या तो मतलब 0 रॉन्ग से लेके 10 रॉन्ग तक हम लोग जा सकते हैं, ठीक है, कि एक भी सही नहीं किया तो उसमें तो 0 आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग ये काउंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर काउंट नहीं कर सकते थे। जहां पर मैंने वेट का रेंज दिया था ना 50 से लेके 60 तक, यहाँ पर हम लोग काउंट नहीं कर सकते, लेकिन ये देखो इसमें मैंने काउंट कर डाला कि लोगों को मैक्सिमम इतना मिल सकता है। या तो किसी स्टूडेंट को 10 मिलेगा, या तो 8.75 मिलेगा, या तो 6.25 मिलेगा, या तो 5 मिलेगा, या 3.75, या फिर ये मार्क्स मिलेगा, या फिर ये मिलेगा, या 0 मिलेगा, या फिर ये मिलेगा। और एक कंडीशन हो सकता था, वो मैंने नहीं लिखा, वो भी लिख देते हैं। और एक कंडीशन हो सकता था कि एक भी सही नहीं किया है, एक भी सही नहीं किया है तो 0 नंबर 0 मिले, एक भी सही नहीं हुआ है तो बाकी सारा, मतलब अगर सारा अटेम्प्ट किया है तो सारा का सारा गलत है, तो 0.25 करके 10 क्वेश्चन का 2.5 नेगेटिव मार्किंग 2.5 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों का क्या प्रोबेबल मार्क्स का लिस्ट हो सकता है वो हम लोग बना सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग ये बोलते हैं कि 50 से लेके 60 केजी के अंदर कितने वेट का रेंज हो सकता है वो हम लोग नहीं बता सकते, कितना वेट हो सकता है। अगर सिंपल 10 से लेके 15 किलो भी बोलोगे, मान लो कुछ बच्चे हैं जिनका वेट 10 से लेके 15 किलो है, तो अब इसमें कितना वेट हो सकता है वो लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इनफाइनाइट हो सकता है। यहाँ पर इनफाइनाइट जो है बहुत सारा है, लेकिन काउंटेबल है, ठीक है, लेकिन काउंटेबल है, यानी बच्चों को 10 मिल सकता है, 8.75 6.25 5 इस तरह से मिल सकता है, ठीक है। तो ये होता है काउंटेबली इनफाइनाइट। अब इस लैंग्वेज को समझाने के लिए मुझे इतना बोलना ही था, ठीक है। काउंटेबली इनफाइनाइट का मतलब हमें पता है कि इस रेंज में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अगर मैक्स टू मैक्स क्या हो सकता है, किसी ने 1 सही किया, किसी ने 2 सही किया, किसी ने 3 सही किया, किसी ने 4 5 6 7 8 9 10, या फिर 10 ही सही किया, या फिर रिवर्सली बोलो तो 1 गलत किया, या 2 या 3 या 4 या 5, इस तरह से हो सकता है। आई होप कि समझ में आया तुम लोगों को कि काउंटेबली इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है। ये हम लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारा डेटा है, काउंट कर सकते हैं, बट 10 से लेके 15 केजी के अंदर कितने सारे जो है डेटा हो सकता है वो हम लोग नहीं बता सकते हैं। नॉर्मली जो है ये होता है डेसिमल या फ्रैक्शन में, लेकिन तुम लोग देख सकते हो यहाँ भी डेसिमल नंबर आया, तो यहाँ भी डेसिमल होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, यहाँ पर भी डेसिमल होता है, लेकिन ये वैल्यूज जो है ये फ्लोइंग नहीं होता है, ठीक है। ये जो है ये फ्लोइंग होता है, फ्लोइंग, ठीक है, ये होता है फ्लोइंग वैल्यूज। फ्लोइंग वैल्यूज का मतलब
10 किलो, 10 किलो के पास 10.001, 10.002, इस तरह से फ्लोइंग होता है। लेकिन ये फ्लोइंग नहीं है कि 10 के बाद 9 ही आना चाहिए या फिर 9.75 ही आना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। 10 के बाद सीधा 8.75 ही आएगा अगर किसी का एक गलत हो। मतलब एक स्टूडेंट का क्या हो सकता है, उसने 10 का 10 सही किया या मिनिमम एक गलत किया, तब तो उसका ये होगा 8.75 होगा। तो ये फ्लोइंग वैल्यूज नहीं है कि 10 के बाद कौन सा वैल्यू आएगा, ये फ्लोइंग वैल्यूज नहीं है। लेकिन 10 किलो के बाद वेट क्या हो सकता है, 10.001, क्योंकि ग्राम को 3 डिजिट में दिखाते हैं ना, या फिर 10.002, या फिर पॉइंट में भी आ सकता है। तो ये फ्लोइंग वैल्यूज हो सकता है, बट ये फ्लोइंग वैल्यू हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये फ्लोइंग वैल्यूज हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये फ्लोइंग वैल्यूज नहीं है। बाकी ये भी डेसिमल में आ सकता है, बट ये डेसिमल और ये डेसिमल के बात में फर्क है। ये फ्लोइंग वैल्यूज नहीं है, देख सकते हो, फ्लोइंग का मतलब लगातार, यहाँ पर लगातार नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर लगातार वैल्यूज हो सकता है। ठीक है, अब मान लो जैसे 2 से लेके 3 केजी के अंदर ही अगर रेंज बनाओगे तो कितना सारा वैल्यूज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का काउंटेबली फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट का मतलब। ठीक है, तो ये हटा देते हैं जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है, ये जो समझाने के लिए किया था। और इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल का। इसमें फ्लोइंग लिख लो, ठीक है, इसमें वैल्यूज जो है वो फ्लोइंग नेचर का होता है, बट इसमें फ्लोइंग नेचर का नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, अब ये हम लोगों ने लेकिन अभी तक डेटा कलेक्शन नहीं पढ़ा है। मैंने हेडिंग लिखा था कि कलेक्शन ऑफ डेटा, बट अभी तक डेटा कलेक्शन नहीं पढ़ा है हम लोगों ने। अभी तो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का पता किया है कि कौन सा डिस्क्रीट होता है और कौन सा हम लोग का कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एट्रीब्यूट्स है क्वालिटेटिव डेटा। ठीक है, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि जेंडर ऑफ ए बेबी, नेशनलिटी ऑफ ए पर्सन, द कलर ऑफ ए फ्लावर, एटसेट्रा। ठीक है, किसी फूल का रंग, ठीक है, वो रेड है, वाइट है, ठीक है, तो पर्पल है, जो भी है, ठीक है, तो कलर ऑफ ए फ्लावर, ये जो है ये हम लोग का क्या हो गया, क्वालिटेटिव डेटा हो गया। ये क्वांटिटी नहीं है, कलर थोड़ी ना क्वांटिटी होता है। लेकिन मान लो कि रेड कलर का 5 फ्लावर है, व्हाइट कलर का 7 फ्लावर है, तो ये हम लोग फिर उसको क्या किए, क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव में ट्रांसफर किए। जेंडर ऑफ ए बेबी, ठीक है, कोई मेल है कोई फीमेल है, ठीक है। नेशनलिटी, कोई इंडियन है, कोई जापानीज है, कोई चाइनीज है, कोई कुछ और है, ठीक है। तो नेशनलिटी ऑफ ए पर्सन, ये भी क्या हो गया, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसे क्या बोला जाता है, एट्रीब्यूट्स बोला जाता है। ठीक है, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है किसी चीज का कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर डेटा, डेटा किसे बोलते हैं, ठीक है, डेटा का मतलब होता है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन shown as नंबर। ठीक है,
कोई भी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जिसको हम लोग नंबर के हिसाब से शो कर रहे हैं, क्वांटिटी मतलब ऐसे ही नंबर होता है, मतलब ऐसा इंफॉर्मेशन जो क्वांटिटी के हिसाब से टेक लिया गया है और उसे हम लोग नंबर के हिसाब से दिखा रहे हैं, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं डेटा, ठीक है। अब डेटा जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी का मतलब फर्स्ट टाइम कलेक्टेड बाय एजेंसी और इन्वेस्टिगेटर। मतलब प्राइमरी मतलब समझ में आ रहा है पहला बार, ठीक है, पहला बार किसी चीज पे किसी ने डेटा कलेक्ट किया है, ठीक है, फर्स्ट टाइम कलेक्टेड। अब कलेक्ट कौन कर सकता है, कुछ सर्वे एजेंसी भी होते हैं, ठीक है, जो कि ये सर्वे मतलब सर्वे करने का करवाने का ही काम करते हैं। तो अगर किसी को किसी चीज का, मान लो कोई कंपनी को किसी प्रोडक्ट के बारे में डिमांड का डेटा कलेक्ट करना है, तो वो एजेंसी को हायर कर सकता है कि एजेंसी को बोल दिया कि भाई मुझे इस ये डेटा चाहिए, कलेक्ट करके दे दो, जो भी उनका पेमेंट है कर देना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम कलेक्टेड बाय एजेंसी, अगर कोई एजेंसी ने फर्स्ट टाइम कोई डेटा कलेक्ट किया है किसी भी मैटर में, या फिर इन्वेस्टिगेटर ने खुद कलेक्ट किया है, जो इन्वेस्टिगेट मतलब मान लो कंपनी खुद भी कर सकती है या फिर कंपनी किसी एजेंसी को लगा के भी कर सकती है, कंपनी का अगर बात आ रहा है। वैसे मान लो किसी और चीज का, जैसे मान लो सेंसस वगैरह जब काउंट होता है तो ये डेटा किसके पास जाता है, ये डेटा गवर्नमेंट के पास जाता है, तो गवर्नमेंट के आके खुद घर घर पे चेक करती है कितने मेल है कितने फीमेल है, कितने पॉपुलेशन कितने जो है 60 ईयर्स के नीचे है, कितना 60 ईयर्स के ज्यादा नहीं, ये किसी ना किसी को भेज देते ना, एरिया वाइज जो है वो काम दे दिया जाता है और उस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट टाइम किसी बात पे डेटा कलेक्ट हो रहा है, बात ये है कि फर्स्ट टाइम अगर कलेक्ट हो रहा है, चाहे वो कोई एजेंसी करे चाहे वो इन्वेस्टिगेटर जिसे उस डेटा का नीड है वो खुद करे, उसे बोलते हैं प्राइमरी डेटा, ठीक है। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा जो है, जो डेटा एक बार कलेक्ट हो चुका है उसे जब कोई यूज करता है तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी डेटा, ठीक है। तो ये लिखते हैं कलेक्टेड डेटा यूज्ड बाय डिफरेंट पर्सन और एजेंसी, ठीक है। अगर कोई डेटा पहले से कलेक्टेड है, जैसे तुम लोग गूगल में सर्च करोगे तो तुम लोगों को प्रीवियस ईयर का जो है किसी भी शेयर प्राइस का डेटा मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या था वो भी मिल जाएगा, या फिर मान लो प्रीवियस ईयर किसी पर्टिकुलर पर्सन का अगर कुछ परफॉर्मेंस देखना चाहते हो, लाइक वो अगर वो कोई गेम वगैरह खेलते हैं तो उसके हिसाब से देख सकते हो, प्रीवियस ईयर जो है वेदर रिपोर्ट देखना चाहते हो, तो ये सबसे अभी नेक्स्ट ईयर में क्या होगा उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हो या फिर उसका प्रोजेक्शन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो जो गिवन डेटा है उसको जब यूज करते हो किसी भी चीज के लिए तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। कलेक्टेड डेटा यूज्ड बाय डिफरेंट पर्सन और एजेंसी, ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा को यूज करने को बोला जाता है सेकेंडरी डेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे हाउ टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा। अब हम लोग प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब पहला बार कैसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज जिस पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम हम लोग किस तरह से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि हम लोग इंटरव्यू कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई पर्सन है, ठीक है, तो हम लोग उसका इंटरव्यू कर सकते हैं, इसको बोला जाता है इंटरव्यू मेथड, ठीक है। पहला मेथड है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड कैसे हो सकता है, दो तरह से हो सकता है, एक होता है पर्सनल इंटरव्यू, एक होता है इनडायरेक्ट इंटरव्यू, ठीक है। तो पर्सनल इंटरव्यू और इनडायरेक्ट देखो यहां पर ही लिख देते हैं, पर्सनल इंटरव्यू और एक होता है इनडायरेक्ट इंटरव्यू, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू का मतलब क्या हो जाएगा, हमें जिनका इंटरव्यू लेना है हम लोग डायरेक्टली उनके पास जा सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके, और जो भी पूछना है वो पूछ के आ सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द रेस्पोंडेंट। रेस्पोंडेंट का मतलब होता है जिनसे हमें रेस्पॉन्स चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जो है इंटरव्यू कर सकते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं, पर्सनल इंटरव्यू में लिख ले रहे हैं यहाँ पर डायरेक्टली फ्रॉम रेस्पोंडेंट्स,
ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है जैसे मान लो कहीं पर भूकंप आ गया, ठीक है, या फिर कहीं पर बाढ़ आ गया, फ्लड हो गया, कहीं पर सूखा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए देखोगे जो न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं ना वो खुद चले जाते हैं। जैसे मान लो कहीं पर आंधी तूफान आएगा, पहले से ही चले जाते हैं उस पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है, जहां हाई अलर्ट रहता है, फिर वहां से जो है वो इंटरव्यू करते रहते हैं, लोगों से पूछते रहते हैं क्या हुआ, कैसा हुआ, किस तरह से, कितने बजे आंधी तूफान आना स्टार्ट हुआ, फिर आप लोगों के साथ क्या हुआ, फिर आप लोगों को कहाँ इवैक्यूएट किया गया। जैसे जो डेंजर जोन में रहते हैं उनको पास के किसी स्कूल वगैरह ये सब जगह पे क्या दिया जाता है, शेल्टर वगैरह दिया जाता है, ठीक है। तो जाके देखोगे ना डायरेक्टली ऐसे पूछताछ करते रहते हैं, तो ये होता है डायरेक्ट फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, मतलब जिनके साथ वो इंसिडेंट हो रहा है उनसे ही जाके पूछताछ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है नेचुरल कैलामिटी। नेचुरल कैलामिटी वगैरह अगर कहीं पर भी होता है तो डोर टू डोर जाके, या फिर मान लो डोर टू डोर सर्वे, ठीक है, डोर टू डोर सर्वे। जैसे मान लो ये सर्वे कर रहे हैं कि वैक्सीन सभी ने लिया है कि नहीं लिया है, क्योंकि वैक्सीन का एक मैटर आया, ठीक है, कोरोना के वजह से। तो मान लो कि डोर टू डोर जाके हम लोग सर्वे कर रहे हैं कि हमारे एरिया में सभी ने वैक्सीन लिया कि नहीं लिया। तो जाके लोगों के डोर टू डोर जा रहे हैं, फिर जो भी आ रहे हैं इंटरेक्ट करने के लिए उनसे डायरेक्टली पूछ ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया पर्सनल इंटरव्यू। अब किसी पर्सन का भी हो सकता है, कोई नेचुरल कैलामिटी के ऊपर भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर चीजों के लिए डोर टू डोर सर्वे भी कर सकते हैं। अब इनडायरेक्ट इंटरव्यू का मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्ट इंटरव्यू का मतलब हो गया कि हमें जिनसे एक्चुअली आंसर चाहिए, अगर हम लोग उनके पास नहीं पहुंच सकते हैं तो हम लोग किसी और से पूछ लेते हैं। जैसे मान लो कहीं पर कुछ एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, जैसे मान लो रेल एक्सीडेंट, बस एक्सीडेंट, तो जो वहां मतलब ऑन दैट जो विक्टिम होते हैं उनको चोट वोट लग जाता है, तो उनसे तो पूछ नहीं सकते हैं कि बताओ कितने बजे कैसे हुआ, क्या ड्राइवर जो है गलत चला रहे थे, या फिर किस वजह से हुआ, आपने क्या देखा। अब वो इतने हालत में कहाँ है कि बेचारे बोल सके, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, आसपास जो लोग रहते हैं उनसे पूछना स्टार्ट कर देते हैं, आपने क्या देखा, फिर वो बोलना स्टार्ट करते हैं, हाँ ऐसे देखा, जो है ट्रेन आ रहा था अचानक से, फिर वो पटरी से ये इधर उधर हो गया, फिर ये कुछ भी जो भी हुआ है उस चीज को वो लोग डिराइव करते हैं अपने हिसाब से कि हम लोगों ने देखा कि ऐसा हुआ, ठीक है, हम लोगों ने देखा कि ऐसा हुआ। अब विक्टिम तो बोल नहीं सकता है, तो इनडायरेक्ट इंटरव्यू उस केस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं इनडायरेक्ट इंटरव्यू, ऐसे लिखते हैं व्हेन, ऐसे लिखते हैं व्हेन रीचिंग टू पर्सन डिफिकल्ट, वी कैन कॉन्टेक्ट एसोसिएटेड पर्सन। तब हम लोग एसोसिएटेड पर्सन को पूछ सकते हैं कि आपने क्या देखा, क्या हुआ था, ठीक है। जैसे कि मान लो रेल एक्सीडेंट, यही वाला एग्जांपल दे दिया, ठीक है, रेल एक्सीडेंट। और एक था यहाँ पर इंटरव्यू मेथड में, और एक था, एक हो जाएगा टेलीफोन इंटरव्यू। टेलीफोन के थ्रू से भी हम लोग इंटरव्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये कब करते हैं, जब हमें बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लेना है। अगर हम लोग टेलीफोन के थ्रू से इंटरव्यू करेंगे तो हम लोग मोर देन वन पर्सन को इंटरव्यू के लिए जो है हमारे पास टाइम ज्यादा होगा, क्योंकि हमें जा जाके नहीं लेना पड़ रहा है, ठीक है, इंटरव्यू जाके नहीं लेना पड़ रहा है। अगर हम लोग टेलीफोन के थ्रू से इंटरव्यू करते हैं तो हम लोग क्विक जो है बहुत सारे लोगों को कवर तो जरूर कर सकते हैं, बट रेस्पॉन्स कम होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि मैंने फोन किया, अब कोई फोन उठाएगा नहीं उठाएगा वो तो उनके ऊपर है, ठीक है। तो टेलीफोन इंटरव्यू क्या होता है, ओवर फोन, फोन के थ्रू से होता है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, इसका नाम ही है टेलीफोन इंटरव्यू, ठीक है। तो ओवर फोन, क्विक, जल्दी जल्दी हो सकता है, एंड नॉन रिस्पॉन्सिव। क्विक है लेकिन नॉन रिस्पॉन्सिव है। नॉन रिस्पॉन्सिव का मतलब है चांसेस है कि रिस्पॉन्स ना भी आए, लेकिन अगर हम लोग
डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरव्यू करते हैं, पर्सनल या इनडायरेक्ट इंटरव्यू करते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स जरूर मिलेगा, ठीक है, हमें कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स जरूर मिलेगा अगर हम लोग पर्सनल इंटरव्यू करते हैं या फिर इनडायरेक्ट। पर्सनल मतलब तो हम लोग उनके पास पहुंच गए, ठीक है, आप चाहे किसी के ऑफिस में जाके लो, ठीक है, चाहे किसी मतलब नेचुरल कैलामिटी वगैरह है तो उस तरह से वहां पर जाके लोकेशन में जाके लो, ठीक है, तो डोर टू डोर सर्वे करो, तो पर्सनल इंटरव्यू हमेशा रेस्पॉन्सिव होता है। लेकिन जो टेलीफोन इंटरव्यू है वो रेस्पॉन्सिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और इनडायरेक्ट इंटरव्यू में क्या होता है, इनडायरेक्ट इंटरव्यू रेस्पॉन्सिव होगा लेकिन एक्यूरेसी थोड़ा कम होता है, क्योंकि सोचो जो ऑन दैट मोमेंट जिनके ऊपर वो बीता, मतलब जो विक्टिम है जिनका एक्सीडेंट हुआ है, वो जो इंसिडेंट को जितने सही तरीके से बोल सकते हैं, आसपास के लोग सभी सही तरीके से नहीं बोल सकते, क्योंकि जब इंसिडेंट हो रहा था तब वही बता सकते हैं कि क्या सिचुएशन चल रहा था, ठीक है। अब इस पे हम लोग एक समरी बनाएंगे, ठीक है, तुम लोग को आंसर देना है कि क्या होगा। तो ये देखो, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू पैरामीटर्स। पर्सनल, इनडायरेक्ट, अभी 3 तरह का हम लोगों ने पढ़ा, इसका एक समरी भी हो जाएगा, और एक होगा टेलीफोन, ठीक है। अच्छा, अब मैंने 3 पैरामीटर यहाँ पर लिखना है मुझे, देखो, एक्यूरेसी, कवरेज और नॉन रेस्पॉन्स, ठीक है, ये 3 पैरामीटर लिखा। अभी मुझे बताओ कि पर्सनल इंटरव्यू में एक्यूरेसी होने का चांसेस क्या है, कवरेज होने का चांसेस क्या है, और नॉन रेस्पॉन्सिव होने का चांसेस क्या है। तुम लोग को हाई या लो में आंसर देना है, ठीक है, तुम लोग को हाई या लो में आंसर देना है। अगर हम लोग पर्सनल इंटरव्यू कर रहे हैं तो उसका एक्यूरेसी का चांसेस क्या होगा, हाई या लो, बताओ, बोलो। बोलो, हाई होगा कि लो होगा, ये मैंने कौन सा टफ क्वेश्चन पूछ लिया। अगर पर्सनली जाके इंटरव्यू कर रहे हो किसी को भी, चाहे वो कोई एक ह्यूमन बीइंग हो या मोर देन वन ह्यूमन बीइंग हो, तो वहां पर एक्यूरेसी का मतलब सही इंफॉर्मेशन मिलने का चांसेस क्या होगा, पर्सनल इंटरव्यू में सही इंफॉर्मेशन मिलने का चांसेस क्या होगा, हाई या लो होगा, हाई। हाई, ठीक है। अच्छा, और इनडायरेक्ट में क्या होगा एक्यूरेसी का चांसेस, लो। लो होगा। और टेलीफोन वाले में भी क्या होगा, लो होगा। टेलीफोन वाले में भी तो लो होगा एक्यूरेसी होने का चांसेस, ठीक है, क्योंकि वो टेलीफोन में बोल रहे हैं। अब झूठ सच बोलते हैं तो जैसे इंसान सामने रहता है ना तो वो जल्दी से झूठ नहीं बोल पाएगा, ठीक है, लेकिन अगर वो फोन से बोल रहा है तो कुछ भी बना के बोल सकता है, ठीक है। तो कवरेज, अब कवरेज जो है वो पर्सनल इंटरव्यू में क्या होगा, हाई या लो, कवरेज का पूछा जा रहा है, कवरेज पर्सनल, इनडायरेक्ट और टेलीफोन, बताओ हाई लो क्या बताओगे, बोलो, बोलो ना, ये सब तो नॉर्मल क्वेश्चन है। कवरेज सबसे ज्यादा किस में होगा, हाई, इंटरनेट में लो, टेलीफोन में हाई। कवरेज इसमें हाई होगा, लेकिन पर्सनल वाले में तो हाई नहीं होगा, पर्सनल वाले में लो ही होगा ना। पर्सनली जाके इंटरव्यू कर रहे हैं तो मतलब उतना कवरेज नहीं दे पाएंगे जितना टेलीफोन में कवरेज सबसे ज्यादा इसमें होगा, हाई इसमें होगा, ठीक है, टेलीफोन में कवरेज सबसे ज्यादा हो सकता है। और नॉन रेस्पॉन्सिव का चांसेस किसमें सबसे ज्यादा होगा, मैम टेलीफोन में। इनडायरेक्ट। टेलीफोन में, ठीक है, टेलीफोन में होगा सबसे ज्यादा नॉन रेस्पॉन्स होने का चांसेस, बाकी ये दोनों में लो होगा, ठीक है, बाकी ये दोनों में लो होगा, नॉन रेस्पॉन्स होने का चांसेस नहीं होगा। अब मान लो कि वैक्सीन के लिए सर्वे करने गए, किसी ने गेट ही नहीं खोला, हो सकता है ऐसा, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम देखोगे, मैक्सिमम लोग बोलेगा हाँ ठीक है, बता देगा कि हाँ मैंने लिया है, वैक्सीन लिया है, ठीक है। कभी कभी अभी डेंगू वगैरह चल रहा है तो उसके लिए भी पूछने आते हैं कि किसी को फीवर वगैरह है कि नहीं, तो फिर क्या है कि मतलब हमेशा कोई डोर खोल के मतलब आंसर करे ऐसा जरूरी नहीं है, वो नीचे से भी पूछ के चले जाते हैं कि बताइए आप लोगों के घर पे किसी को फीवर वगैरह तो नहीं हुआ है क्योंकि डेंगू चल रहा है, तो बस बताना है हाँ कि ना, तो रेस्पॉन्स मिल जाता है, ठीक है। लेकिन टेलीफोन में रिस्पॉन्स हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड, ठीक है।
ये पढ़ा हम लोगों ने इंटरव्यू मेथड डेटा कलेक्ट करने के लिए, जिसमें 3 पॉइंट था। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे। इंटरव्यू मेथड जैसे पढ़ा वैसे हम लोग सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट है मेल्ड क्वेश्चनरी मेथड। क्वेश्चनियर मेथड। अच्छा, पहला बात है ये क्वेश्चनियर क्या होता है? क्वेश्चनियर का मतलब होता है कि जैसे मान लो एक डॉक्यूमेंट बना लिया हम लोगों ने, ठीक है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, ठीक है, और उस क्वेश्चंस विद गाइडलाइंस भी है, ठीक है, गाइडलाइन के साथ कुछ क्वेश्चंस है, तो हमें वो क्वेश्चन पूछना है लोगों को, तो हम लोग इसको बोलते हैं मेल्ड क्वेश्चनियर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखो, मेल का मतलब यहाँ पर सिर्फ ईमेल नहीं है। मेल का मतलब होता है पोस्ट या फिर मेल, मतलब जो ईमेल जो तुम लोग करते हो, ठीक है, ये भी मेल है, और बाई पोस्ट भी अगर कुछ भेजते हो तो वो भी यहाँ पर मेल ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं ये मेथड के लिए हमें क्या फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पर मेल्ड का मतलब हो जाएगा, मेल्ड मीन्स बाई पोस्ट और ईमेल, ठीक है। अब हमें पोस्ट का हेल्प लेना है या फिर मेल प्रोसेस का हेल्प लेना है, ठीक है। क्या भेजेंगे हम लोग क्वेश्चनियर भेजेंगे, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट में बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे और उस क्वेश्चन को कैसे फिलअप करना है उसका भी गाइडलाइन दे देंगे। जैसे मान लो अगर तुम लोग बैंक में अकाउंट ओपन करते हो तो बैंक एक फॉर्म दे देता है, ठीक है, वहां पर क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ब्लैक इंक से लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, दैट इज द गाइडलाइन कि तुम लोग को उस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। उसी तरह से हम लोगों को अगर किसी चीज का सर्वे करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मेल करके भी कर सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट बना लिया, उस पर कुछ क्वेश्चंस लिख दिया जिससे हमें अपना सर्वे करने में आसानी होगा, ठीक है, वो लिख दिया। लिखने के बाद हम लोगों ने क्या किया, उसको जो है मेल कर दिया। अब ईमेल भी कर सकते हो, बाई पोस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे वेल ड्राफ्टेड प्लस प्रॉपरली सीक्वेंस्ड प्लस विथ गाइडलाइन। अगर इस ऐसे ऐसे ये तीनों चीजों को मेंटेन करके अगर हम लोग कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं क्वेश्चन, तो उसे क्वेश्चनियर बोलते हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, जो क्वेश्चन बनाए वो वेल ड्राफ्टेड किया है, मतलब लोगों को पढ़ के बोरिंग ना लगे, अच्छे से ड्राफ्ट किया है, लोग मतलब इंटरेस्टेड हो, तभी तो हमारा पर्पस फुलफिल होगा, और आंसर्स देते जाए, ठीक है। प्रॉपरली सीक्वेंस भी होना चाहिए, मतलब किस चीज के बाद किस चीज का क्वेश्चन होना चाहिए वो भी एक हमारा नॉलेज होना चाहिए। कुछ भी लिख के भेजेंगे थोड़ी ना कोई सर्वे पे फिर आंसर आएगा, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए कि लोगों को अट्रैक्टिव लगे, और जो है गाइडलाइंस एक होना चाहिए, ठीक है, कि मतलब आपको किस तरह से फिलअप करना है। तो लेने के बाद लोग सोचेंगे इसमें क्या लिखे, कैसे करें, तो एक गाइडलाइन होना चाहिए कि किस तरह से इसे फिलअप करना चाहिए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज जिसपे हम लोग जो है इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखते हैं ये कैसा होता है, ये हमेशा नॉन रिस्पॉन्सिव होता है, मैक्सिमम केस में हो जाएगा नॉन रिस्पॉन्सिव, ठीक है। अब मान लो हमारे पास एक मेल आ गया, हम लोग कितना अपना मेल हमेशा जो है ओपन करते हैं, जरूरी तो नहीं है हमेशा ओपन करते हैं। हमारे पास बाई पोस्ट किसी चीज का सर्वे का जो है क्वेश्चनियर आ गया, तो जरूरी थोड़ी ना हम लोग सारे काम जो अपना है वो छोड़ के उसको लिखने बैठ जाएंगे। तो ये नॉन रिस्पॉन्सिव होने का चांसेस है, बट ये भी एक मेथड है जिसको फॉलो किया जाता है डेटा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हम लोग का मेल क्वेश्चनियर, ये हमारा सेकेंड मेथड हो गया। मैंने यहाँ पर नंबर दिया है, हाँ 1 दिया है इंटरव्यू मेथड को, इसको 2 दे दो, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे थर्ड मेथड जो है ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड कैसा होता है, हम लोग ऑब्जर्व करके जो है डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि स्कूल में मान लो कि स्पोर्ट्स हो रहा है या फिर मेडिकल चेकअप
किया जाएगा, ठीक है। तो हर एक पर्सन का क्या होता है, मतलब हर एक ह्यूमन बीइंग का उसके एज के हिसाब से उसका हाइट और वेट होना चाहिए। अगर किसी का हाइट जो है वो कम है तो हम लोग उसे शॉर्ट बोलेंगे उसके एज के हिसाब से, या फिर मान लो किसी का वेट ज्यादा है तो ओवर वेटेड बोलेंगे, किसी का वेट अपने एज के हिसाब से कम है तो उसे अंडर वेट बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब जो है, मान लो मेडिकल कुछ चेकअप वगैरह होगा तो ये सब चीज देखा जा रहा है, ठीक है। तो ये एक हो सकता है, या फिर मान लो स्पोर्ट्स के लिए भी जो है वो हाइट वगैरह देखा जाता है, तो किसको कौन से जो है गेम के लिए हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन मेथड कि हम लोगों ने जो है हाइट चेक करने के लिए मशीन्स या फिर वेट चेक करने के लिए मशीन्स लिया और हम लोगों ने ऑब्जर्व करके डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये होता है ऑब्जर्वेशन मेथड। तो डेटा कलेक्टेड बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस और बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ देख के ऑब्जर्व करके अगर बता सकते तो ठीक है, और अगर नहीं बता सकते तो इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हैं, जैसे वेट मेजरमेंट करने के लिए, हाइट मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, हाइट चेक, वेट चेक, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे, ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है। जैसे मान लो अगर हमें सभी का वेट चेक करना है, वेट में मशीन पे सबको बोलेंगे ठीक है आप आ जाओ आप आ जाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम लोग वेट को नोट डाउन कर लेंगे। सिर्फ ऑब्जर्व करके हम लोग थोड़ी ना बता सकते कि इसका जो वेट है वो 50 किलो होगा, इसका लगभग 52 किलो होगा, इसका लगभग 60 किलो होगा, ऐसे तो नहीं बता सकते, एक्यूरेट नहीं होगा, ठीक है। अगर हम लोग थ्रू मशीन यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो ये बहुत एक्यूरेट होगा, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो इसमें कवरेज एरिया बहुत ही कम हो जाएगा, तो वही चीज लिखवा देते हैं, although more accurate but it is time consuming। लो कवरेज, अब एक एक लोगों का हाइट वेट लेंगे तो फिर कवरेज तो उतना नहीं कर पाएंगे, एंड लेबरियस, मतलब बहुत मेहनत का काम हो जाता है, ठीक है। मेहनत का काम ज्यादा हो जाएगा इसमें। अच्छा, ये हम लोग का हो गया ऑब्जर्वेशन मेथड, जो कि मेथड नंबर 3 है, ठीक है। अब मेथड नंबर 4, अच्छा मेथड नंबर 4 नहीं, हम लोग ना यहाँ पर एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेथड नंबर 4 हमें नहीं चाहिए। अब यहाँ पर प्राइमरी डेटा का कलेक्शन का जो भी मेथड था वो हम लोगों ने पूरा कर लिया, लेकिन एक पॉइंट हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है, दैट इज क्वेश्चनियर filed and sent by enumerator। ये क्या होता है देखो, पहला बात है हमें ये पता करना है कि क्वेश्चनियर तो मैंने बताया, ठीक है। किसी भी चीज पे हमें सर्वे करना है तो उस पे हम लोगों ने एक गाइडलाइन के साथ वेल ड्राफ्टेड क्वेश्चंस प्रॉपर सीक्वेंस में बना लिया है, उसे क्वेश्चनियर बोलते हैं। और अब ये देखो, ये फाइल्ड एंड सेंट बाय इन्यूमरेटर्स बोला है, तो अब इन्यूमरेटर्स क्या होता है देखो, ये पहले लिखते हैं। पर्सन हु directly interact with respondent and fill the questionnaires। Next, generally used in surveys, ठीक है।
ये क्या लिखा है मैंने, देखो इन्यूमरेटर कौन होता है, हम लोग अपना क्वेश्चनरी को मेल भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बोला था कि हम लोगों को किसी को कुछ पूछना है, सर्वे करना है, तो उसका एक ड्राफ्ट बना के उसमें प्रॉपर सीक्वेंस में क्वेश्चंस को अरेंज करके गाइडलाइन के साथ हम लोग मेल कर सकते हैं, मेल बाय पोस्ट या फिर ईमेल। और हम लोग ये भी कर सकते हैं कि एक इन्यूमरेटर को अपॉइंट कर दिया। इन्यूमरेटर एक ऐसे पर्सन है जो उस क्वेश्चन ईयर वेल ड्राफ्टेड सीक्वेंस में बने हुए गाइडलाइन के साथ बने हुए क्वेश्चंस को लेके जिनसे इंटरव्यू करना है उनके पास चले गए और उसको देख देख के उन्होंने पूछ लिया जो भी पूछना है। इससे हेल्प क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, इंटरव्यू जो लोग करने जाते हैं उनके पास अगर प्रॉपर गाइडलाइन या क्वेश्चन ना हो सकता है पूछने कुछ और गए थे और बातों बातों में मतलब जो है जो बात का जो मतलब क्या बोलते हैं उसे, जो टर्न है वो किसी और जगह पे चला गया। ठीक है, तो इसीलिए जो पर्टिकुलर हमें क्वेश्चंस पूछना है वो हमें लिख लेना चाहिए, पहले वो हमें पूछ लेना चाहिए, फिर टाइम बचता है तो इधर उधर का बात करना चाहिए। तो इन्यूमरेटर का वो काम है कि इन्यूमरेटर क्या कर सकता है, डायरेक्टली जाके जिनसे क्वेश्चन पूछना है उससे पूछ सकता है, और ताकि वो क्वेश्चन पूछते पूछते वो इधर उधर ना चला जाए, भटक ना जाए, मतलब जो जिस ट्रैक पे चलना है उसी ट्रैक पे चल पाए, इसीलिए उस गाइडलाइन को फॉलो करके उस क्वेश्चंस को फॉलो करके आंसर जो है क्वेश्चन जो है पूछ सकता है और आंसर जो भी मिलेगा उसे लिख सकता है। ठीक है, तो इन्यूमरेटर ऐसा पर्सन है who directly interact with the respondent and fill the questionnaires। ठीक है, नॉर्मली सर्वे के केस में ये सारी चीज किया जा सकता है। ठीक है, ये अब क्या होता है, ऐसे लिखने से हेल्प क्या हो जाएगा, जैसे मान लो अगर जो है वैक्सीन का ही डेटा कलेक्ट करने गए हैं। ठीक है, अब मान लो वहां पर बहुत सारा जो है अब वैक्सीन बहुत से लोगों को लगा है। ठीक है, मतलब जो है 60 इयर्स के ऊपर भी है और उस छोटे बच्चे को जो है उनको अलग लगा है, तो वो सारी चीजों का अलग अलग जो है कॉलम्स वगैरह क्वेश्चंस वगैरह होना चाहिए, हम लोग उसको आराम से फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उनका सर्वे प्रॉपर होगा। ऐसे जाके कुछ भी पूछेंगे फिर बातों बातों में कुछ और पूछने स्टार्ट कर देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो सर्वे के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम लोग क्वेश्चनरी बना के इन्यूमरेटर को अपॉइंट करके भी हमारा सर्वे जो है वो पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया, ये कोई मेथड नहीं है। ठीक है, ये एक पॉइंट है, इन्यूमरेटर किसे बोला जाता है वही मैंने बताया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी कलेक्शन, डेटा कलेक्शन। प्राइमरी डेटा कलेक्शन का हम लोगों ने 3 मेथड पढ़ा। एक हो गया कि इंटरव्यू, इंटरव्यू के अंदर 3 था, एक था पर्सनल, एक था इनडायरेक्ट और एक था टेलीफोन इंटरव्यू। फिर हम लोगों ने पढ़ा मेल क्वेश्चनियर मेथड, और हम लोग ये खुद भी कर सकते हैं, इन्यूमरेटर के थ्रू से भी कर सकते हैं, और लास्ट पढ़ा हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन मेथड। अब होगा सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा का मतलब जब हम लोग डेटा को, कलेक्टेड डेटा को फिर से कलेक्ट कर रहे हैं, रिकलेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। जैसे अगर तुम लोग स्कूल कॉलेज के लिए प्रोजेक्ट बनाते हो, ठीक है, किसी भी टॉपिक पे प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो तुम लोग डेटा कहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, तुम लोग उस चीज को गूगल में सर्च करके उसके रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गूगल में तुम लोगों ने डेटा नहीं डाला है, डेटा पहले से ही डाला हुआ है, विकिपीडिया में कोई डेटा मिल जाता है। ठीक है, तो ये डेटा पहले से ही डाला हुआ है इंटरनेट पे, तुम लोगों ने उसको कलेक्ट किया और अपना प्रोजेक्ट बनाने में उसे यूज किया। ठीक है, तो ये हो जाता है सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। अब कहाँ कहाँ से कर सकते हैं वो थोड़ा नाम लिख देते हैं क्योंकि आ जाता है एमसीक्यू में। जैसे इंटरनेशनल सोर्सेज भी होता है, अगर इंटरनेशनल डेटा हमें चाहिए तो इंटरनेशनल सोर्सेज, जैसे कि हु। ठीक है, हु का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हु डेटा हमें क्या दे रहा है, चल रहा था तब वो हमें ये डेटा देता था कि कहाँ पर कितने लोग मारे गए, ठीक है, कितने लोग हॉस्पिटलाइज्ड है, कि कहाँ का क्या कंडीशन है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, वर्ल्ड वाइज हमें जो है डेटा दे सकता था। तो ये इंटरनेशनल सोर्सेज है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में हेल्थ इश्यूज कुछ है कि हेल्थ पे क्या चल रहा है वो हमें इंफॉर्मेशन हु के साइट में जाके मिल जाएगा। एक होता है ILO। ठीक है, ILO हो गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो लेबर से रिलेटेड कुछ भी डेटा हमें पता करना है इंटरनेशनल के तौर पे तो हम लोग ILO पे जाके सर्च कर सकते हैं। एक होता है IMF। ठीक है, IMF का हो गया इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ठीक है, ये होता है लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अगर याद नहीं रहे तो लिख लो, लेबर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल, I फॉर इंटरनेशनल, और MF हो गया मॉनिटरी फंड। यहाँ पर लिख देते हैं मॉनिटरी फंड।
ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। अच्छा, नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक से भी तुम लोगों को डेटा मिल जाएगा बैंक रिलेटेड। ठीक है, ये हो गया हम लोग का कुछ इंटरनेशनल रिसोर्सेज मैंने लिख दिया, और हो जाएगा कुछ डोमेस्टिक, यानी हमारा जो सरकार है, ठीक है, यानी गवर्नमेंट का रिसोर्सेज इन इंडिया। कहाँ से मिल सकता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जिसे बोलते हैं सीएसओ। सीएसओ से डेटा मिल सकता है। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, यहां से भी हमें डेटा मिल जाएगा जो भी हमें चाहिए। एनएसएसओ, रेगुलेटर्स आरबीआई। आरबीआई मतलब जो बैंक का मेन होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया में बैंक कैसे चलेगा नहीं चलेगा, बैंक को रेगुलेट करने का ऑथोरिटी इनके पास होता है। सेबी, ये तो तुम लोग पढ़ते ही हो कि कंपनियां कैसे चलेंगी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यहां से भी हमें डेटा मिल सकता है। ये जिस चीज का डेटा हमें दे सकता है, लाइक जो है कंपनी वगैरह। ठीक है, और हो जाता है रेरा। ठीक है, रेरा होता है, इरडा होता है। ठीक है, इरडा ये भी होता है। ठीक है, अच्छा, ये सबसे हमें जो है डोमेस्टिक इंफॉर्मेशन मिल सकता है। और एक होता है प्राइवेट एंड क्वासी गवर्नमेंट सोर्सेस, जैसे कि आईएसआई। आईएसआई का मतलब होता है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। अच्छा, और हो जाएगा आईएसआई, और हो जाएगा हम लोग का आईसीएआर भी होता है। जैसे कि इसका मतलब हो गया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर। अच्छा, और क्या होता है? और होता है एनसीईआरटी। ठीक है, ये सब होता है। अच्छा अच्छा, और क्या? और फोर्थ नंबर पे लिखते हैं रिसर्च। क्वासी गवर्नमेंट मतलब सेमी गवर्नमेंट, आधा गवर्नमेंट आधा प्राइवेट। ठीक है, अच्छा, और एक हो जाता है रिसर्च पेपर्स एंड अदर अनपब्लिश्ड सोर्सेस। ठीक है, मतलब मान लो हमें इंटरनेट पे किसी ने किसी टॉपिक पे रिसर्च किया था, जिसपे अभी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने अपना रिसर्च पेपर इंटरनेट पे डाल रखा था, तो हमें वहां से भी उस टॉपिक का इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो वो हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, हमारा सेकेंडरी कलेक्शन हो जाएगा। या फिर कुछ अनपब्लिश्ड रिसोर्सेस है जो हमें मिल गया है। ठीक है, तो जो अनपब्लिश्ड रिसोर्सेस है, तो अनपब्लिश्ड है लेकिन रिसोर्स सोर्सेस तो है, मतलब ऑलरेडी कलेक्टेड तो है, तो वो कलेक्ट कर लिया, तो वो भी सेकेंडरी डेटा कलेक्शन हो जाएगा। ये कुछ नाम है। ठीक है, कुछ इंटरनेशनल लेवल पे, कुछ नेशनल लेवल पे, कुछ सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, और कुछ हो जाता है कि पर्सनली किसी ने रिसर्च वगैरह कर रखा है और वो डेटा हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया। तो जो भी हो, कलेक्टेड डेटा को फिर से कलेक्ट करने, मतलब रिकलेक्शन को ही हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। फिर क्या होगा? डेटा कलेक्शन तो हम लोगों ने सीख लिया दो तरह से, अब हमें डेटा को करना पड़ेगा स्क्रूटनी। स्क्रूटनी ऑफ डेटा। ठीक है, डेटा कलेक्ट तो हो गया, लेकिन अब डेटा कितना सही है कितना गलत है उसे हमें चेक करना चाहिए। एक्यूरेसी चेक बोलते हैं इसे। ठीक है, तो स्क्रूटनी क्या होगा? देखो, चेकिंग एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब यहाँ पर होता है एरर फ्री। ठीक है, हम लोग का डेटा क्या होना चाहिए? एरर फ्री होना चाहिए। एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी
ऑफ डेटा, ठीक है। सेकेंड, फाइंडिंग ऑफ errors by enumerators while filling or receiving questionnaires। तो स्क्रूटनी क्या होता है? स्क्रूटनी का मतलब होता है कि जो भी डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया वो कितना एक्यूरेट है, मतलब कितना एरर फ्री है, कितना कंसिस्टेंट है, वो देखना पड़ेगा। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि किसी को भी अगर हम लोग सर्वे में कुछ पूछ रहे हैं तो उसमें हमें कुछ इनकंसिस्टेंट नहीं लगना चाहिए। इनकंसिस्टेंट जैसे मान लो कि एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कोई बोल रहा है कि मैंने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है, ग्रेजुएशन का जो कॉलम बना हुआ है, मान लो फॉर्म फिलअप कर रहा है, वहां पर जो है अपना जो ग्रेजुएशन किस में किया, आप देखो किसी एक चीज पे तो ग्रेजुएशन हो सकता है ना, जैसे लाइक आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया सर, बट वहां पर वो टिक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो गलत बात हो गया ना, आप बोल रहे हो आप ग्रेजुएट हो, फिर आप वो कॉलम फिलअप नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आप झूठ बोल रहे होगे। या फिर मान लो कुछ और भी हो सकता है, जैसे कोई बोल रहा है कि मेरे पास जो है मतलब जो है मैंने वैक्सीन लिया है, लेकिन जब उन्हें बोला जा रहा है कि आपके वैक्सीन का सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ेगा या फिर उसका एक जेरॉक्स दे दीजिए, बोल रहे हैं मेरे पास नहीं है। अब ये कैसे हो सकता है? अगर वैक्सीन लिए हो तो आपके पास, मतलब इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, मतलब बातों पे लिंक होना चाहिए, ठीक है। अगर इनकंसिस्टेंट है मतलब वो डेटा गलत डेटा है, एरर है, या तो लोगों ने झूठ बोला होगा, या फिर क्या हो सकता है कि जब हम लोगों ने इन्यूमरेटर को क्वेश्चन के साथ भेजा होगा तब उसने लिखते हुए गलत कर दिया होगा। मान लो मोबाइल नंबर लिख रहा था तो गलत कर दिया होगा, हो सकता है, ह्यूमन बीइंग है, गलत हो सकता है, तो हमें स्क्रूटनी कर लेना चाहिए, ठीक है। तो फाइंडिंग ऑफ एरर्स बाय इन्यूमरेटर व्हाइल फिलिंग और रिसीविंग क्वेश्चनर, जब लोगों को पूछ रहे थे, लिख रहे थे, हो सकता है इनसे गलती हो गया हो, तो अगर कहीं भी हमें इनकंसिस्टेंसी दिखे तो हम लोग उसे सही कर सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रूटनी करना जरूरी है, ठीक है। फिर लिखेंगे इंटरवल कंसिस्टेंसी चेकिंग, इंटरवल बोल रहे हैं, इंटरनल कंसिस्टेंसी चेकिंग, ठीक है। व्हेन वन और मोर सीरीज और रिलेटेड डेटा आर गिवन, चेक ईच अदर, ठीक है। अगर रिलेटेड डेटा दिया हुआ है तो चेक करना पड़ेगा। जैसे कोई अगर बोल रहा है मैंने वैक्सीन ले लिया तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। या फिर कोई बोल रहा है कि मैंने कॉलेज जो है मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो फिर उसका जो है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन पूछा जा रहा है, भाई कौन से कॉलेज से, तो फिर वो दिखाओ, ठीक है। तो मतलब अगर रिलेटेड डेटा है तो फिर वो चेक करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। एक के बाद एक, कि उन्होंने कहीं मिसलीड तो नहीं किया है, मतलब जो आंसर दे रहा है क्या उन्होंने मिसलीड किया है, या फिर इन्यूमरेटर ने डेटा मैनिपुलेट तो नहीं किया है, वो सारे चीजों को देखना चाहिए, ठीक है। कंसीडर, वही वाला पॉइंट लिख रहे हैं, इन्यूमरेटर बायस व्हाइल यूजिंग डेटा। जब डेटा यूज हो रहा है या फिर डेटा कलेक्ट हो रहा है, कहीं इन्यूमरेटर का जिनसे उन्होंने जो है इंटरव्यू करने के लिए गए थे, क्या उन्होंने कोई मतलब उनका कोई बायसनेस था इसीलिए उन्होंने डेटा को मैनिपुलेट कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने डेटा मैनिपुलेट कर दिया, तो ये चीज भी हमें चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। तो स्क्रूटनी में ये सारा पॉइंट होगा कि इन्यूमरेटर से बाई चांस कोई गलती हो गया, या फिर जो बोल रहे हैं उनसे गलती हो गया, या फिर उन्होंने कुछ बायसनेस दिखा दिया है इस बात पे, तो ये अगर रिलेटेड डेटा है तो कंसिस्टेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब एक तो हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे घर में जो है 60 के ऊपर कोई नहीं है, लेकिन हमें दिख रहा है कि 60 के ऊपर एक पर्सन है, तो ये सब गलत बात नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग सर्वे प्रॉपरली करना चाहते हैं तो ये सब जो है हमें एक बार डेटा कलेक्ट करने के बाद ऑब्वियसली स्क्रूटनी करना चाहिए, तभी हम लोग कंफर्म हो पाएंगे कि हमें सही डेटा मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है। अच्छा,
ये हम लोगों ने देखो डेटा कलेक्शन पढ़ लिया आज, ठीक है, काफी सारा चीज कर लिया हम लोगों ने आज। डेटा कलेक्शन जो है ये पढ़ लिया एकदम स्टार्टिंग में जो मैंने लिखवाया था, देखो ये वाला कलेक्शन ऑफ डेटा, ये हम लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, क्योंकि एनालिसिस का मतलब होता है जो कैलकुलेटिव स्टैटिस्टिक्स करते हैं हम लोग, वो एनालिसिस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा करेंगे, आज यहाँ तक ही करते हैं, ठीक है। चलो फिर आज यहाँ तक ही करते हैं।